पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्लाइन ने ह्यूमन ट्रैफिकर कापिमा के विला पर अटैक करने का प्लान बनाया। वहां उसे पता चला कि कापिमा की प्रोटेक्शन में काफी पावरफुल बियॉन्डर्स थे, लेकिन उसने डिनर के टाइम एक सॉलिड प्लान से एंट्री मारी और पॉइजन और गैस एक्सप्लोजन से सबकी बैंड बजा दी। क्लाइन ने कापिमा और उसके लोगों को खत्म करके सारी किडनैप हुई लड़कियों को आज़ाद करवाया और जाते जाते क्राइम सीन पर दी एम्परर और जजमेंट टैरो कार्ड्स छोड़ दिए, जिसके बाद वो हीरो बैंडेड ब्लैक एम्परर के नाम से फेमस हो गया। और वेलकम बैक गाइस, नई वीडियो आ चुकी है। और तुम रुको ज़रा, मतलब तुम मेरी बात सुन रही है ना। काफ़ी सारे लोग हैं ना, बात सुनते नहीं और आगे मतलब वीडियो की तरफ चले जाते, दौड़े चले जाते। अब क्या ही बताओ, ऐसे बोलना तो पड़ेगा ताकि तुम रुको। तो या अगर तुम रुक चुके हो तो अच्छी बात है, तो सुन लो। देखो आज तो है ना, मतलब ये जो वीडियो है ये 1 घंटे की अप्रॉक्स होगी। तो कल भी मैं एक और वीडियो डालूंगा, वो आधे घंटे की होगी, लेकिन होगी एटलीस्ट, मतलब नॉर्मली तो नहीं होती है। तो या कल बस आएगी आई थिंक आधे घंटे की, और उसके अगले दिन 1 घंटे की आएगी, और उसके अगले दिन नहीं आएगी, और फिर उसके अगले दिन आएगी। तो कुछ ऐसा ही रहेगा। या तो अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँ। तो देखो, पहले मुझे बताना है कि पहले तो पॉसिबल नहीं होता कि मैं डेली 1 घंटे की वीडियो बना सकूँ अभी। और पता नहीं, मतलब देखो, मैं टाइम 2 दिन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे कॉलेज से टाइम नहीं मिलता। और पता नहीं, काफ़ी सारे लोग कमेंट में बोल रहे हैं कि भाई यार, तुम अगर 2 दिन का टाइम ले रहे हो तो 2 घंटे की वीडियो बनाओ। मतलब टाइम नहीं ले रहा, इसलिए मैंने ये टाइम बढ़ाया है मेरा 2 दिन का। और पता नहीं यार तुम क्या सोच रहे हो, बट या आई थिंक तुम्हें क्लियरिटी मिल चुकी है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और आई थिंक है ना, जो मतलब हम अप्रॉक्स है ना 400 चैप्टर तक पहुंच चुके हैं। तो मतलब काफी ह्यूज माइलस्टोन है 400 चैप्टर्स कवर करना। अब जर्मन स्पैरो भी आने वाला है, वो आई थिंक 480 कुछ तो चैप्टर में आएगा। उस चैप्टर का नाम है द न्यू आइडेंटिटी। तो उस पे ना पहुंचने में अभी 81 पे, मतलब उसके आसपास है, मतलब और 8 एपिसोड्स लगेंगे। यानी पकड़ के देखो तो अगर मैं नॉर्मली अपलोड कर रहा होता तो आई थिंक 1 वीक में है ना हम वहाँ तक पहुँच चुके होते। बट क्योंकि मैं 2 दिन में एक अपलोड कर रहा हूँ, तो आई थिंक 2 वीक पकड़ लो और उतना टाइम लगेगा। तो देखो, कमेंट में ना प्लीज सपोर्ट दिखाना, कुछ ऐसे वैसे मत लिखना कि वीडियो क्यों लेट आ रही है, ये आ रही है। समझने की कोशिश करो, तुम में से ज्यादातर लोग समझते ही नहीं। और मैं ये उनके लिए कह रहा हूँ जो समझने की कोशिश नहीं करते, तो उनके लिए तो। और जो समझते हैं ना, जो सपोर्ट करते हैं, इनको बताए कि क्या सिचुएशन चल रही है, तो या उनके लिए तो मतलब दिल से अच्छी बात है यार। और क्या ही, तो या समझने की कोशिश करो दूसरों की सिचुएशन को। और इतना ही कहना था, एंजॉय द वीडियो। इस बार सिटी ऑफ सिल्वर एक ऐसे अंधेरे में डूबने वाली है जिसके बारे में सिर्फ डेरिक जानता, पर उसे सच साबित करने के लिए उसे एक ऐसी चाल चलनी होगी जहां उसकी खुद की जिंदगी दांव पर लगी है। जो सीक्रेट वन उसे मिला है वो एक डबल एज्ड सोर्ड है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या डेरिक अपने शहर को बचा पाएगा या इस कोशिश में खुद तबाह हो जाएगा? तो भाई, कहानी अब शिफ्ट होती है सिटी ऑफ सिल्वर की तरफ, जहां हमारा एक और कैरेक्टर डेरिक बर्ग रहता है। और सच कहूं तो इस लड़के की हालत बहुत ज्यादा खराब है। उसे कुछ याद ही नहीं कि वो अपने घर वापस कैसे पहुंचा। उसके दिमाग बस वो भयानक हॉरर घूम रहा था जो उसने अभी अभी देखा था। उसने अपने एक साथी डार्क रेजेंस के कैरेक्टर में एक बहुत ही अनसेटलिंग चेंज नोटिस किया था, और इस एक छोटी सी बात से डेरिक के मन में डर बैठ गया था। उसे डर था कि कहीं उसके शहर सिटी ऑफ सिल्वर पर किसी ईविल गॉड, फॉलन क्रिएटर का साया तो नहीं मंडरा रहा। ये डर इसलिए भी बड़ा था क्योंकि डेरिक का सपना कि वो एक दिन सन बनेगा, मतलब इतना पावरफुल बनेगा अपने शहर को 2000 साल से भी ज्यादा पुराने श्राप से आजाद करा सके। वो अपने लोगों के लिए उम्मीद और सूरज की रोशनी वापलाना चाहता था। लेकिन अभी वो सिर्फ एक सीक्वेंस 8 बियॉन्डर था, जो कि काफी लो लेवल है। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो इतना कमजोर क्यों है। लेकिन फिर उसके अंदर का फाइटर जागा। उसने सोचा, नहीं, मैं ऐसे हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकता। वो एकदम से खड़ा हुआ और उसने फैसला किया कि वो सीधा शहर के सबसे ऊंचे टावर में जाएगा और 6 मेंबर काउंसिल के एल्डर्स और चीफ कॉलिन इलियट को सब कुछ सच सच बता देगा। पर जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, वो रुक गया। उसके दिमाग में आया कि ये इतना आसान नहीं है। सिटी ऑफ सिल्वर के लोग हमेशा अंधेरे में खतरनाक जगहों को एक्सप्लोर करने जाते हैं, और वापस आने के बाद मेंबर्स में पर्सनैलिटी चेंज होना एक कॉमन बात है। ये स्ट्रेस, डिप्रेशन और महीनों तक मुश्किल हालात में रहने का साइड इफेक्ट होता है। तो अगर वो जाकर सिर्फ ये बताएगा कि किसी का बिहेवियर बदल गया है, तो शायद को उसकी बात को सीरियसली नहीं लेगा। उल्टा हो सकता है कि सब उसी पर शक करने लगें। और सबसे बड़ा खतरा था एडलोविया का, जिसके बारे में डेरिक को पहले से ही शक था। अब डेरिक के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा थी। वो 10 सेकंड से भी ज्यादा तक कमरे में इधर उधर टहलता रहा, सोचता रहा कि क्या करे। एक तरफ उसका शहर था और दूसरी तरफ उसकी अपनी जान का खतरा। लेकिन आखिर में उसने अपने शहर को चुना। उसने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन बताएगा, इससे कोई बड़ा खतरा नहीं होना चाहिए। उसने दरवाजा खोला और टावर की तरफ दौड़ लगा दी। सिटी ऑफ सिल्वर के ज्यादातर लोगों के लिए अपने शहर को बचाने के लिए जान देना सबसे बड़ी बात होती है। ये उनके खून में था। और टैरो क्लब में द हैंगमैन जैसे मेंबर्स से उसने सीखा था कि कब बहादुर बनना है और कब होशियारी से काम लेना है। फाइनली वो उस टावर के पास पहुंचा जो सिटी ऑफ सिल्वर की सबसे बड़ी अथॉरिटी का सिंबल था।
उसने वहां ड्यूटी पर मौजूद एक बियॉन्डर से चीफ से मिलने की रिक्वेस्ट की और यहीं पर कुछ अजीब हुआ। उसे लगा था कि उससे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन उस बियॉन्डर ने बिना कुछ पूछे सीधे उसे चीफ के रूम की तरफ भेज दिया। ये बहुत ही स्ट्रेंज था और इस छोटी सी बात ने डेरिक की बेचैनी और बढ़ा दी। जब वो कमरे में घुसा तो उसने देखा कि चीफ कॉलिन इलियड एक दीवार की तरफ मुंह करके खड़े थे। चीफ एक लंबे चौड़े बूढ़े आदमी थे जिनकी नीली गहरी आंखें और बिखरे हुए सफेद बाल थे। उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वो एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जिन्होंने न जाने कितने डेविल्स और मॉन्स्टर्स का शिकार किया है। चीफ ने भारी आवाज में पूछा, डेरिक बर्ग, ऐसी क्या बात है जो तुम्हें मुझसे फेस टू फेस करनी पड़ी? डेरिक ने सैल्यूट किया और कहा, योर एक्सीलेंसी, मैंने आज ट्रेनिंग ग्राउंड पर उस टीम से मिला जो हाल ही में एक टेम्पल एक्सप्लोर करके लौटी है। मैंने नोटिस किया कि डार्क रीजन्स में एक अजीब सा बदलाव आ गया है। वो पहले जैसा खुशमिजाज नहीं रहा और एल्डर लोविया का बात करने का तरीका भी अजीब तरह से नॉर्मल हो गया है, जो कि वो आमतौर पर नहीं करती। चीफ ने डेरिक की आंखों में गहराई से देखा और बस यही दौर पूछा। डेरिक ने सिर झुकाकर कहा, जी मुझे लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। चीफ ने हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं समझ गया। मैं एफिलोर को इन्वेस्टिगेशन के लिए कहूंगा। तुम वापस जा सकते हो। अगली बार से ऐसी बातें सीधे टावर के गार्डियन को रिपोर्ट कर देना। ये सुनकर डेरिक का दिल बैठ गया। उसे लगा कि उसकी बात को इग्नोर कर दिया गया है। वो उदास मन से कमरे से बाहर निकल गया और जैसे ही डेरिक दरवाजे से गायब हुआ, चीफ कॉलिन ने एक गहरी डिसअपॉइंटमेंट वाली सांस ली। मतलब शायद चीफ को डेरिक से कुछ और ज्यादा बड़ी इंफॉर्मेशन की उम्मीद थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम वापस आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर शर्लॉक मोरियार्टी यानी क्लेन के पास। वो डॉक्टर एरन से वेलोसिप्टिन के बारे में बात करने के बाद अपने घर लौट रहा था। घर पहुंचकर उसने थोड़ा टाइम बुक ऑफ सीक्रेट्स को पढ़ने में लगाया, जिससे उसे ग्रे फॉग के ऊपर की मिस्टीरियस स्पेस को यूज करने के नए नए तरीके पता चल रहे थे। उस रात वो चैन की नींद सोया और अगली सुबह आराम से उठा। उसने अपने लिए एक बढ़िया नाश्ता बनाया क्योंकि उसने हीरो बैंडिट ब्लैक एम्परर का रोल बहुत अच्छे से निभाया था, तो एक छोटा सा रिवॉर्ड तो बनता है। वो अपना नाश्ता एंजॉय कर ही रहा था कि दरवाजे की घंटी बजी। उसे लगा कि रिपोर्टर माइक होगा जिसके साथ एक इंटरव्यू के लिए जाना था, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो सामने डॉक्टर एरन खड़े थे। क्लेन ने नोटिस किया कि एरन का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। वो काफी परेशान लग रहे थे। क्लेन ने अपना स्पिरिट विजन एक्टिवेट करके देखा तो पता चला कि वो इमोशनली बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। एरन लिविंग रूम में आकर बैठ गया और सीधे मुद्दे पर आए। शर्लॉक, मैंने कल रात एक बहुत बुरा सपना देखा। मैंने उस बच्चे विलोसेप्टिन के बारे में सपना देखा। ये सुनते ही क्लेन के कान खड़े हो गए क्योंकि वो ड्रीम इंटरप्रिटेशन का प्रोफेशनल था। उसने आगे झुककर पूछा, कैसा सपना? डॉक्टर एरन ने याद करते हुए बताया, मुझे ज्यादा डिटेल्स तो याद नहीं, लेकिन जो याद है वो बहुत डरावना था। मैंने एक बहुत ऊंचा काले रंग का टावर देखा जिसके चारों ओर एक बहुत बड़ा चांदी का सांप लिपटा हुआ था। वो धीरे धीरे घूम रहा था और अपनी ठंडी बेरहम लाल आंखों से मुझे देखने कैसे फिरता नहीं उस टावर के अंदर चला गया। मैं कभी सीढ़ियां चढ़ रहा था, कभी उतर रहा था और बहुत सारी दीवारों और बंद दरवाजों से गुजरने के बाद फाइनली मुझे एक अंधेरे कोने में वेलोसेप्टिन मिला। वो मुझे देखकर डरा हुआ भी था, खुश भी। उसने मुझे पुकारा, डॉक्टर एरन। क्लेन बहुत ध्यान से सुन रहा था, एक एक डिटेल को अपने दिमाग में बैठा रहा था। उसने पूछा, विल ने कुछ और भी कहा? एरन ने थोड़ा सोचकर कहा, उसने कहा था, डॉक्टर एरन, एक सांप मुझे खाना चाहता है। और इसके बाद छत से वही विशाल चांदी का सांप नीचे लटका। उसका सिर ठीक मेरे सामने था। उसका मुंह बहुत बड़ा था, लेकिन उसमें न दांत थे न ज़बान। अंदर से सब कुछ खून जैसा लाल था। ये सुनकर क्लेन के दिमाग की बत्तियां जलने लगी। सिल्वर स्नेक, ब्लैक टावर, ये सब बहुत गहरे सिंबल्स थे। उसने डॉक्टर एरन को तसल्ली देने के लिए एक साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी कि शायद विल से बात करते हुए उन्हें सबकॉन्शियसली लगा होगा कि बच्चा किसी खतरे में है, इसलिए ऐसा सपना आया। लेकिन असलियत में क्लेन समझ गया था कि ये कोई नॉर्मल सपना नहीं है, ये एक वार्निंग है। और तभी डॉक्टर एरन ने एक ऐसी चीज अपनी जेब से निकाली जिसने पूरी मिस्ट्री को और भी गहरा कर दिया। उन्होंने एक बहुत खूबसूरती से फोल्ड किया हुआ पेपर क्रेन निकाला। उन्होंने बताया, विल के परिवार के शहर छोड़ने के बाद मुझे याद आया कि हॉस्पिटल से जाने से पहले उसने मुझे ये दिया था। उसने कहा था, डॉक्टर, ये आपके लिए गुड लक लाएगा। मैंने तब इस पर ध्यान ने और इसे ड्रॉवर में फेंक दिया। कल रात आपसे मिलने के बाद मैंने इसे निकाला और अपने वॉलेट में रख लिया, और उसी रात मुझे ये भयानक सपना आया। अब क्लेन को सब कुछ साफ हो गया। उसने कहा, डॉक्टर विल ने जानबूझकर आपको बदकिस्मती नहीं दी। ये पेपरेन जिसे एम्परर रोजेल ने इन्वेंट किया था, गुड लक का सिंबल होता है। शायद ये पेपर क्रेन ही उस सपने का ट्रिगर था। ये विल की तरफ से आपके लिए एक मैसेज था, एक वार्निंग। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे डॉक्टर एरन अपने बेटे वेलोसेप्टिन के डरावने सपने की वजह से क्लेन पास मदद मांगने आए थे, और क्लेन ने उन्हें एक बहुत ही लॉजिकल और तसल्ली देने वाला एक्सप्लेनेशन देकर भेज दिया। लेकिन भाई, जैसे ही डॉक्टर एरन दरवाजे से बाहर गए, क्लेन का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। उसके दिमाग में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री घूम रही थी। देखो, सपने का जो मतलब उसने डॉक्टर को बताया वो बिल्कुल सही था। वो काला टॉवर, बंद दरवाजे और वो विशाल सिल्वर स्नेक, ये सब सिंबल थे कि विल ओसेप्टिन नाम का वो बच्चा किसी खतरे में है, डरा हुआ है और खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
प्रॉब्लम ये थी कि ये सपना डॉक्टर एरन को अपने आप नहीं आ सकता था। अगर ऐसा होता तो उन्हें ये सपना बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, जब उनका बेटा हॉस्पिटल में था। ये सपना उन्हें ठीक तभी क्यों आया जब उन्हें वो पेपर क्रेन मिला? ये टाइमिंग बहुत ज़्यादा सस्पिशियस थी, और यहीं पर क्लेन के दिमाग की बत्ती जली। उसे पक्का यकीन हो गया कि ये सपना डॉक्टर एरन के दिमाग में डाला गया है, और इसका मीडियम था वो छोटा सा पेपर क्रेन। वो बच्चा विल ऑसेप्टिन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। उसकी असली ताकत वो टैरो कार्ड नहीं, बल्कि वो खुद है। और सपने में जो सिल्वर स्नेक दिखा था, वो शायद मॉन्स्टर पाथवे के सीक्वेंस 1 स्नेक ऑफ मरकरी को सिम्बलाइज कर रहा हो। मतलब ये मामला किसी बहुत हाई लेवल बीइंग से जुड़ा हो सकता है, जो किस्मत और लक को कंट्रोल करता है। अब क्लेन ये सोचने लगा कि आखिर सपना किसी के दिमाग में डाला कैसे जा सकता है। मिस्टिसिज्म में उसकी नॉलेज के हिसाब से इसके दो मेन तरीके थे। पहला तरीका तो था नाइटमेयर बियॉन्डर्स की पावर का इस्तेमाल करना, जैसा कि कैप्टन डन करते थे। लेकिन इस मेथड से टारगेट के औरा पर कुछ निशान रह जाते हैं, और क्लेन ने जब डॉक्टर एरन को चेक किया तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मतलब ऑप्शन तो रूल आउट हो गया। और दूसरा तरीका, भाई, वो बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड और खतरनाक था। इस मेथड में सपने को सीधे टारगेट के दिमाग में नहीं, बल्कि स्पिरिट वर्ल्ड में इंजेक्ट किया जाता है। अब आप सोचोगे कि ये स्पिरिट वर्ल्ड क्या चीज़ है। देखो, ये एक बहुत ही मैजिकल और अजीबोगरीब जही हमारी असली दुनिया के ऊपर ही ओवरलैप करती है। मतलब ये हर जगह मौजूद है, लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, कोई टाइम नहीं होता। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ एक साथ इंटरसेक्ट कर सकता है। ये एक अनंत समंदर जैसा, जिसमें पूरे यूनिवर्स का नॉलेज, इन्फॉर्मेशन और इल्यूजन्स भरे पड़े हैं। और इसी वजह से ये बहुत खतरनाक भी है। जब हम सोते हैं तो हमारा एस्ट्रल प्रोजेक्शन यानी हमारी आत्मा का एक हिस्सा स्पिरिट वर्ल्ड में घूमता है। अगर वो रास्ता भटक जाए और वापस बॉडी में ना आ पाए, तो इंसान या तो पागल हो जाता है या फिर जिंदा लाश बन जाता है। तो जो दूसरा तरीका था, उसमें कोई पावरफुल बियॉन्डर पहले से ही एक मैसेज या सपना स्पिरिट में प्लांट कर देता है, और जब टारगेट का एस्ट्रल प्रोजेक्शन वहां घूमता है तो उसे वो मैसेज नेचुरली मिल जाता है, और वो उसे एक सपने के रूप में देखता है। इस तरीके में कोई भी फिजिकल सबूत नहीं बचा, और ये पता लगाना लगभग नामुमकिन होता है कि सपना किसने भेजा है। क्लेन ने जब इस मेथड के बारे में सोचा तो उसे भी थोड़ी ठंडक महसूस हुई। ये इतनी हाई लेवल की टेक्निक थी कि ग्रे फॉग की पावर के साथ भी वो खुद ऐसा नहीं कर सकता था। इसका मतलब जो भी उस बच्चे के पीछे था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। खैर, क्लेन ने डिसाइड किया कि वो रात में डॉक्टर एरन के घर चुपके से जाकर इन्वेस्टिगेट करेगा, लेकिन उससे पहले उसे खतरे का लेवल पता करना था। वो हमेशा की तरह ग्रे फॉग के ऊपर गया, डिवाइनेशन किया, और जो रिजल्ट आया वो बहुत शॉकिंग था। डिवाइनेशन ने बताया कि इस मामले में जीरो डेंजर है, बिल्कुल भी कोई खतरा नहीं। ये बहुत अजीब था। इसका मतलब ये था कि जो भी वो पावरफुल बीइंग है, उसकी नीयत क्लेन को नुकसान पहुंचाने की नहीं थी। ये जानकर क्लेन थोड़ा रिलैक्स हुआ और उसने इस मामले को फिलहाल साइड में रख दिया। अब उसका अगला काम था ईस्ट बरो जाना। रिपोर्टर माइक जोसेफ ने इंटरव्यू एक दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया था, तो क्लेन को एक मौका मिल गया था कि वो अकेले जाकर ओल्ड कोहलर से मिल सके। आपको याद होगा कि क्लेन ने लिव की बेटी डेजी को ढूंढने में मदद करने का वादा किया था, लेकिन पुलिस ने उसे पहले ही ढूंढ लिया। तो अब क्लेन को ओल्ड कोहलर और लिव की फैमिली को यह हिंट देना था कि वो इस बात का जिक्र रिपोर्टर के सामने ना करें, वरना क्लेन की इमेज खराब हो सकती थी। तो वो ईस्ट बरो की गंदी और भीड़ भाड़ वाली गलियों से गुजरता हुआ ओल्ड कोहलर के कमरे तक पहुंचा। ओल्ड कोहलर उसे देखकर बहुत खुश हुआ और बताया कि उसे अंदाज था कि क्लेन आ जाएगा, इसलिए वो काम पर भी नहीं गया था। इसके बाद क्लेन ओल्ड कोहलर के साथ लिव के घर गया। वहां का सीन देखकर क्लेन दिल थोड़ा भारी हो गया। डेज, जो अभी अभी किडनैपिंग के ट्रॉमा से गुजरी थी, वो फिर से कपड़े इस्त्री करने के काम में लग गई थी। उस घर में कुछ भी नहीं बदला था, वही गरीबी, वही मजबूरी। क्लेन ने डेजी को उसकी वोकैबुलरी बुक लौटाई और फिर लिव और ओल्ड कोहलर को समझाया कि वो रिपोर्टर के सामने उसकी मदद वाली बात न करें। सबके मान जाने के बाद क्लेन ने अपनी जेब से 2 पाउंड निकाले और लिव को दिए। उसने कहा कि ये रिपोर्टर की तरफ से इंटरव्यू के लिए एडवांस पेमेंट है, ताकि उन्हें किसी के सामने जिक्र करने की जरूरत न पड़े। पहले तो डेज ने पैसे लेने से मना कर दिया, लेकिन क्लेन ने उसे समझाया कि ये नियम है और नियम तोड़ने नहीं चाहिए। लिव ने जब वो पैसे लिए तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। क्लेन जानता था कि वो और भी मदद कर सकता है, लेकिन उसने खुद को रोक लिया, क्योंकि ईस्टबरो में लिव जैसे हजारों लाखों परिवार थे। वो अकेला कितनों की मदद करता, ये एक ऐसी सच्चाई थी जिसे बदलना उसके बस में नहीं था। और जैसे ही वो उस घर से बाहर निकला, उसके मुंह से अनजाने में एक बहुत गहरी लाइन निकली, देयर आर नो सुप्रीम सेवियर्स। इसका मतलब था कि इस दुनिया में कोई ऊपर से आने वाला मसीहा नहीं है जो सबकी गरीबी और दुख दूर कर देगा। लोगों को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। और मेरे हिसाब से ये लाइन इस चैप्टर का सबसे पावरफुल और इमोशनल मोमेंट था, जो दिखाता था कि क्लेन दुनिया की कठोर सच्चाई को समझने लगा था। तो भाई, पिछले चैप्टर के इंटरसेक्शन के बाद ये चैप्टर थोड़ा अलग है, थोड़ा फिलोसॉफिकल। शुरुआत होती है इनके एक बहुत ही डीप थॉट से। वो ओल्ड कोहलर के साथ ईस्ट बरो के टूटे रास्तों पर चल रहा है और वहां के लोगों की बुरी हालत देख रहा है, और उसके दिमाग में एकदम से एक रेवोल्यूशन वाला आइडिया आता है कि यार, इन लोगों की लाइफ ऐसी क्यों है।
कुछ करना चाहिए, इन सबको इकट्ठा करके इस पूरे एसम को ही बदल देना चाहिए। एकदम हीरो वाली फीलिंग आती है उसे, लेकिन अगले ही पल उसे इस दुनिया की कड़वी सच्चाई याद जाती है। भाई, यहाँ रेवोल्यूशन करना इतना आसान नहीं है जितना फिल्मों में दिखाते हैं। क्यों? उसने पूरा ब्रेकडाउन किया अपने दिमाग में। पॉइंट नंबर 1, इस दुनिया में बियॉन्डर्स हैं, यानी ऐसी पावर्स जो नॉर्मल इंसानों के पास नहीं है। तुम बंदूक लेकर लड़ गए, सामने से एक सीक्वेंस 5 म्यूटेंट आ जाएगा और अकेले ही पूरी आर्मी को खत्म कर देगा, तो नंबर्स का एडवांटेज यहाँ काम नहीं करता। पॉइंट नंबर 2, बियॉन्डर पावर्स सबको बांटी नहीं जा सकती। एक तो इंग्रेडिएंट्स लिमिटेड हैं, और अगर दे भी दी तो लूजिंग कंट्रोल का रिस्क हमेशा रहता है। पता चला जिनको पावर दी वही मॉन्स्टर बनकर सबको मारने लगे, मतलब रेवोल्यूशन के चक्कर में पूरा शहर ही डिजास्टर जोन बन जाएगा। और सबसे बड़ा फाइनल पॉइंट, यहाँ सिर्फ छोटे मोटे बेनियोमी गॉड्स हैं, यानी आधे भगवान, ऐसे सील्ड आर्टिफैक्ट्स हैं जिनके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। और सबसे ऊपर असली के गॉड्स हैं जो आसमान से सब देख रहे हैं। इनके सामने गरीब लोगों की आर्मी कितनी देर टिकेगी? एक सेकंड में वो चाहें तो एक बड़ा सा नेचुरल डिजास्टर लाकर या सबके दिमाग पर कंट्रोल करके पूरा गेम खत्म कर सकते हैं। तो क्लेन को रियलाइज होता है कि इस दुनिया में चेंज लाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प ले नहीं सकते, क्योंकि वो सब ईविल कल्ट्स हैं। उनके साथ हाथ मिलाए तो मौत से भी बुरा अंजाम होगा। उसको समझ आता है कि अगर सच में ऐसी कोई क्रांति लानी है तो उसका सबसे बेस्ट चांस किसी चर्च का सपोर्ट हासिल करना। और फिर उसे एक बहुत ही अजीब और आयरॉनिक बात याद आती है। उसे रियलाइज होता है कि पिछले कुछ दिनों में ईस्ट बरो के लोगों की हाल में थोड़ा सा सुधार इसलिए आया है क्योंकि एक ईविल गॉड द ट्रू क्रिएटर ने बैकलैंड पर उतरने की कोशिश की थी। उसके डर से चर्च और बड़े लोगों ने गरीब और थोड़ा ध्यान देना शुरू किया है। मतलब सोचो, आयरनी देखो, इन लोगों की भलाई का रास्ता एक ईविल गॉड के डर से होकर जाता है, पर वही ईविल गॉड्स हैं जो इनकी आत्माओं को खाने के लिए तैयार बैठे हैं। ये पार्ट मुझे बहुत ही कमाल का लगा। राइटर ने इस दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत अच्छे से दिखाया है। चलो क्लेन के इन हैवी थॉट से थोड़ा ब्रेक लेते हैं और चाहे अपनी चहती मिस जस्टिस यानी ऑड्रे हॉल के पास। उसके यहाँ अलग ही सीन चल रहा है। ऑड्रे अपने साइकोलॉजी लेसन में है अपनी टीचर डॉक्टर एस्केलांटे के साथ, और उसकी पेट सूजी भी वहीं है लेसन के लिए ऑड्रे से ज्यादा एक्साइटेड। ऑड्रे का मिशन याद है ना? उसे साइकोलॉजी अल्केमिस्ट ग्रुप में एंटर करना है। तो वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से एकदम इनोसेंट और क्यूरियस स्टूडेंट बन के साइकोलॉजी और मिस्टिसिज्म यानी जादू टोने से जुड़े सवाल पूछती है। वो ऐसा दिखाती है जैसे उसे बस जानने की इच्छा है, और उसका प्लान 100% काम कर जाता है। डॉक्टर एस्केलांटे उसकी क्यूरियोसिटी से इंप्रेस होकर उसे एक सेमिनार के लिए इनवाइट करती हैं, और ये सेमिनार ही उस सीक्रेट सोसाइटी में एंट्री का पहला दरवाजा है। ऑड्रे को कहा जाता है कि इसे सीक्रेट रखना क्योंकि बड़े लोग मिस्टिसिज्म को अच्छा नहीं मानते। जैसे ही डॉक्टर एस्केलांटे कमरे से जाती है, ऑड्रे खुशी से झूम उठती है। वो आईने के सामने जाकर डांस करती है और खुद को कहती है, ऑड्रे यू आर ग्रेट। और उसे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि उसने यह सब अपनी एक्टिंग, अपनी परफॉर्मेंस, अपनी ऑब्जर्वेशन से अचीव किया, बिना द वर्ल्ड या किसी और की हेल्प के। भाई, मिस जस्टिस का कॉन्फिडेंस, स्मार्टनेस दोनों ही टॉप लेवल है। तभी उसकी डॉग सूजी उससे कहती है कि ऑड्रे, क्या मैं भी सेमिनार ज्वाइन कर सकती हूँ? अब सोचो, एक बोलने वाला गोल्डन रिट्रीवर सीक्रेट मीटिंग में। ऑड्रे पहले तो कहती हैं कि नहीं, तुम बहुत कॉन्स्पिकुअस हो, मतलब सबकी नज़र में आ जाओगी। लेकिन फिर वो मुस्कुराकर कहती है, पर मैं तुम्हें साथ ले जा सकती हूँ। मतलब उसके दिमाग कोई ना कोई प्लान जरूर चल रहा है। ओके, अब स्टोरी वापस आती है अपने मेन हीरो क्लेन पर। सैटरडे नाइट हो चुकी है और वक्त है असली मिशन का। क्लेन अपनी मास्टर की और काली छड़ी उठाकर निकल पड़ता है। उसका टारगेट है डॉक्टर एरन। प्लान सिंपल है, डॉक्टर एरन के सपने में घुसना और ये पता लगाना कि उसे वेलोसिप्टिन नाम के लड़के का वो अजीब और डरावना सपना आ क्यों रहा है। वो चुपके से डॉक्टर एरन के घर पहुंचता है जो हिल्स्टन बरो में है। अपनी मास्टर की से दीवार के आर पार होकर वो अंदर घुस जाता है। सबसे पहले वो डॉक्टर एरन की वाइफ पर एक स्लम्बर चार्म यूज करता है ताकि वो गहरी नींद में सो जाए और मिशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। बहुत प्रोफेशनल तरीका है काम करने का। फिर वो एक चेयर पर बैठता है, हाथ में ड्रीम चार्म लेता है और एक एंशलैंक्ट वेज में एक वर्ड बोलता है, क्रिम्सन। इसके बोलते ही चार्म हल्का हो जाता है और उसके स्पिरिचुअलिटी से एक काली आग निकलती है जो क्लेन और डॉक्टर एरन दोनों को कवर कर लेती है। और बूम, क्लेन डॉक्टर एरन के ड्रीमलैंड में एंटर कर चुका है। और भाई, सपने की दुनिया एकदम सररिया है। वो एक बंजर जमीन पर खड़ा है जहां सिर्फ काले पत्थर हैं, और उनके सामने सेंटर में एक बड़ा सा काला टावर है। टावर से भी ज्यादा शॉकिंग चीज है, उस पर लिपटा हुआ एक विशाल सिल्वर स्नेक। ये सांप नॉर्मल सांप जैसा नहीं है। उसकी बॉडी पर स्केल्स की जगह अजीबोगरीब मिस्टिकल सिंबल्स और पैटर्न्स बने हुए हैं जो व्हील्स जैसे दिखते हैं, और उसके सर और पूंछ के पास के व्हील्स आधे हैं, जिसे देखकर लगता है कि अगर ये सांप अपनी ही पूंछ को मुंह में ले ले तो वो व्हील कंप्लीट हो जाएगा। ओरोबोरोस वाली वाइब आ रही है इससे। क्लेन आगे बढ़ कन्फर्म लेता है कि डॉक्टर एरन को कोई गाइड नहीं कर रहा, वो अपने आप ही टावर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये किसी नाइटमेयर बियॉन्ड का काम नहीं है, मामला कुछ और ही है। वो दोनों टावर के एक पुराने सड़े हुए दरवाजे से अंदर जाते हैं
और अंदर का नज़ारा तो और भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग और केओटिक है। एक ऐसी बिल्डिंग जो रियलिटी में हो ही नहीं सकती। सीढ़ियाँ कहीं भी जा रही हैं, कमरे उल्टे सीधे लगे हैं, एकदम एशर की पेंटिंग जैसा। इस अजीब ओ गरीब टावर के अंदर अंधेरे में एक कोने में एक फिगर दिखता है। वो डॉक्टर एरन को देखते ही डर की तरफ बढ़ता है। जब वो पास आता है कि ये वही लड़का है, विल ऑसेप्टिन। वो करीब 14-15 साल का है। उसका लेफ्ट पैर घुटने के नीचे से नहीं, उसके चेहरे पर बहुत डर है। विल के हाथ में टैरो कार्ड्स का एक डेक है। वो डॉक्टर एरन को देखकर अचानक से जोर से चीखता है, डॉक्टर एरन ऐसा मुझे खाना चाहता है। और जैसे ही वो ये बोलता है, उसकी आंखों में उस विशाल सिल्वर स्नेक का रिफ्लेक्शन दिखता है। वूश! डर के मारे उसके हाथ से सारे टैरो कार्ड्स नीचे गिर जाते हैं। लेकिन एक कार्ड, सिर्फ एक कार्ड वो अभी भी अपने हाथ में कस के पकड़ा हुआ है। क्लेन जब ध्यान से उस कार्ड को देखता है तो उस पर भी एक व्हील बना हुआ है। वो कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्चून। और जैसे ही क्लेन ये देखता है, सपन झटके में टूट जाता है। क्लेन वापस असली दुनिया में उसी चेयर पर बैठा हुआ है। तो भाई चैप्टर यहाँ एक बहुत बड़े क्लिफहैंगर पर खत्म होता है। अब ये साफ हो गया है कि उस बच्चे विल ऑसेप्टिन का उस मिस्टीरियस सिल्वर स्नेक से और व्हील ऑफ फॉर्च्यून से कोई बहुत गहरा कनेक्शन है। ये नाइटमेयर डॉक्टर एरन का नहीं, बल्कि उस बच्चे का है जो डॉक्टर एरन तक पहुंच रहा है। पर क्यों? वो सिल्वर स्नेक आंखें हैं क्या? और विल ऑसेप्टिन कौन है? इन सब सवालों के जवाब हमें आगे के चैप्टर्स में ही पता चलेंगे। तो भाई चैप्टर 389 की शुरुआत होती क्लेन के साथ, जो डॉक्टर एरन के बेडरूम में एकदम अंधेरे में बैठा हुआ है। बाहर लाल चांद था, लेकिन बादलों की वजह से उसकी रोशनी भी बहुत हल्की आ रही थी, जिससे कमरे में बस बड़ी बड़ी चीजों का एक आउटलाइन सा दिख रहा था। माहौल एकदम डार्क और इंटेंस था, मतलब पूरी तरह से एक मिस्ट्री और सस्पेंस वाली फीलिंग दे रहा था। क्लेन वहां शांति से बैठकर उस सपने को एनालाइज कर रहा था जो उसने अभी अभी डॉक्टर एरन के दिमाग में जाकर देखा था। अब सीन ये था कि उस सपने में विल ऑसेप्टिन नाम के एक बच्चे के हाथ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून टैरो कार्ड था। और क्लेन ये बात अच्छे से जानता था कि ऐसे सपनों में हर चीज का कोई न कोई गहरा मतलब होता है। ये सिर्फ एक रैंडम सपना नहीं था। उसे तुरंत समझ आ गया कि विल ऑसेप्टिन का मामला किसी भी तरह से किस्मत यानी फेट से जुड़ा हुआ है। और सपने में जो एक बहुत बड़ा चांदी का सांप दिखा था, क्लेन को पूरा यकीन था कि वो स्नेक ऑफ मरकरी को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब भाई यहाँ पर स्टोरी एकदम सीरियस हो जाती है, क्योंकि स्नेक ऑफ मरकरी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। वो एक सीक्वेंस वन बियॉन्डर से जुड़ा है, मतलब एक ऐसी हस्ती जो लगभग भगवान के बराबर पावरफुल है। ये सब सोचकर क्लेन के दिमाग की बत्ती जल गई। उसे लगा कि ये बच्चा या तो किसी बहुत हाई लेवल बियॉन्डर से रिलेटेड है, या फिर उसके पास कोई खतरनाक सील्ड आर्टिफैक्ट है। तो इतना सब एनालाइज करने के बाद क्लेन ने फौरन एक फैसला लिया, और वो फैसला था पूरी तरह से पीछे हट जाने का। और सच कहूं तो मुझे क्लेन के कैरेक्टर की ये बात बहुत पसंद है। वो कोई बेवकूफ हीरो नहीं है जो बिना सोचे समझे किसी भी खतरे में कूद जाए। उसे पता था कि ये मामला उसकी औकात से बहुत बाहर है, इसमें पन्ना सुसाइड करने के बराबर होगा। तो उसने डिसाइड किया कि वो चुपचाप यहाँ से निकल जाएगा। डॉक्टर एरन के बुरे सपने की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही चुकी थी, अब आगे की सिरदर्दी उसे नहीं लेनी थी। लेकिन भाई जैसे ही वो उठकर जाने वाला था, उसकी क्यूरियोसिटी ने उसे रोक लिया। उसे बस एक आखिरी चीज चेक करनी थी। उसने अपनी क्यूरियोसिटी के डॉक्टर एरन के वॉलेट से वो कागज की क्रेन निकाली जो विल ऑसेप्टिन ने उसे दी थी। उसने क्रेन को अपनी छड़ी की नोक पर रखा और डिवाइनेशन शुरू किया। वो पता लगाना चाहता कि विल ऑसेप्टिन इस वक्त कहाँ है। और भाई साहब, डिवाइनेशन का जो रिजल्ट आया वो इतना शॉकिंग था कि क्लेन के होश उड़ गए। उसकी छड़ी ने सीधा डॉक्टर एरन की तरफ इशारा किया जो बिस्तर पर सो रहा था। मतलब डिवाइनेशन के हिसाब से विल ऑसेप्टिन और डॉक्टर एरन दोनों एक ही जगह पर थे। ये कैसे हो सकता है? ये बात क्लेन के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बन गई, और उसकी क्यूरियोसिटी अब पीक पर पहुंच चुकी थी। अब क्लेन ने सोचा कि इस पहेली को सुलझाने का एक ही सेफ तरीका है, और वो था इस पेपर क्रेन को ग्रे फॉग के ऊपर ले जाकर डिवाइनेशन करना। ग्रे फॉग उसकी अपनी सीक्रेट दुनिया थी, जहां कोई भी उसे देख या ट्रैक नहीं कर सकता था। वो वहां पर पूरी तरह से सेफ था, लेकिन वो डॉक्टर एरन के बेडरूम से सीधे गायब नहीं हो सकता था। तो उसने अपना पुराना प्लान इस्तेमाल किया। वो पहले से ही एक नकली पेपर क्रेन बनाकर लाया था, बिल्कुल वैसी जैसी विल ने बनाई थी। उसने सोचा था कि अगर जरूरत पड़ी तो वो असली वाली को नकली से बदल देगा, ताकि वो उस पर आराम से एक्सपेरिमेंट्स कर सके। ये दिखाता है कि क्लेन कितना ज्यादा दूर की सोचकर चलता है, हमेशा एक बैकअप प्लान तैयार रखता है। तो उसने जल्दी से असली क्रेन को अपनी जेब में रखा और नकली वाली को डॉक्टर एन के वॉलेट में वापस डाल दिया। एक फनी बात यह हुई कि जब उसने दोनों क्रेन को कंपेयर किया तो उसे एहसास हुआ कि उसकी हैंडराइटिंग स्किल्स एक बच्चे से भी ज्यादा खराब हैं। उसकी बनाई हुई क्रेन थोड़ी रफ थी, पर उसने सोचा कि डॉक्टर एरन ने असली वाली को इतने ध्यान से नहीं देखा होगा, तो उसे फर्क पता नहीं चलेगा। इसके बाद वो चुपचाप उस घर से निकल गया। घर पहुंचकर क्लेन ने खुद को समन किया और असली पेपर क्रेन के साथ ग्रे फॉग के ऊपर पहुंच गया। वहां उस शांत और खाली पैलेस में बैठकर उसने डिवाइनेशन दोबारा शुरू किया, लेकिन इस बार उसने ड्रीम डिवाइनेशन का मेथड यूज किया, और इस बार उसे एक क्लियर विजन मिला। उसने देखा कि विल ऑसेप्टिन एक अंधेरे कमरे में बैठा है और उसके हाथ में टैरो कार्ड्स हैं। उसके बगल में लकड़ी के ब्लॉक से बना एक सांप था जो अपनी ही पूंछ को खा रहा था।
मतलब एक उरोबोरोस का सिंबल जो फिर से फेट और स्नेक ऑफ मरकरी की तरह इशारा कर रहा था। और खिड़की के बाहर से पानी बहने की हल्की हल्की आवाज आ रही थी, जिससे क्लेन ने अंदाजा लगाया कि विल शायद टसॉक नदी के पास कहीं पर है। अब क्लेन को समझ आया कि पहले डिवाइनेशन में जो लोकेशन ओवरलैप हुई थी वो किस्मत के इंटरफेरेंस की वजह से हुई थी। उसे लगा कि बस इतनी जानकारी काफी है, अब इससे ज्यादा उसे इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए। उसने प्लान बनाया कि वो ये केस चुपचाप नाइटहॉक्स यानी चर्च के ऑफिशियल्स को सौंप देगा, वही लोग इससे निपटेंगे। खैर, ये सब सोचकर क्लेन सोने चला गया, लेकिन तभी कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आता है। उसे अचानक एहसास होता है कि वो एक सपने में है और वो अपने लिविंग रूम में बैठा है। तभी दरवाजा खुलता है और एक आदमी अंदर आता है और क्लेन उसे देखते ही समझ जाता है कि ये एक नाइट हॉक है और वो भी एक नाइटमेयर। मतलब चर्च के किसी एजेंट ने उसके सपने में घुसपैठ कर ली थी। क्लेन ने तुरंत सिचुएशन को भांप लिया और एकदम नॉर्मल एक्ट करने लगा। उस नाइट हॉक कैप्टन ने उससे कैजुअली पूछा, क्या आज सुबह डॉक्टर एरन तुमसे मिलने आया था? क्लेन समझ गया कि नाइट हॉक्स भी विल और सेप्टिन के केस की जांच कर रहे हैं और उन्होंने डॉक्टर एरन पर नजर रखी हुई थी। तो क्लेन ने भी बड़ी चालाकी से उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया, डॉक्टर एरन के नाइटमेयर के बारे में, उस बड़े सिल्वर स्नेक के बारे में और उस पेपर क्रेन के बारे में भी। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उसने असली क्रेन बदल दी है। उसने नाइट हॉक्स को एक तरह से उस नकली की तरफ डायरेक्ट कर दिया जो डॉक्टर एरन के पास थी। नाइट हॉक कैप्टन को लगा कि उन्हें एक बहुत बड़ी लीड मिल गई है और वो क्लेन को यू बोलकर उसके सपने से गायब हो गया। क्लेन को पता था कि अब नाइट हॉक्स डॉक्टर एरन के पास जाएंगे और वो नकली क्रेन ले लेंगे, लेकिन उसे इस बात की कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि उसे यकीन था कि इस केस में इतनी बड़ी पावर शामिल है कि नाइट हॉक्स चाहे असली क्रेन यूज करें या नकली, वो कभी भी सच तक नहीं पहुंच पाएंगे। और असली क्रेन तो वैसे भी ग्रे फॉग के ऊपर सेफ थी। सब कुछ खत्म होने के बाद क्लेन उस सपने में थोड़ी देर और बैठा रहा। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए जब वो खुद एक नाइट हॉक हुआ करता था। ये चैप्टर एक बहुत ही नॉस्टैल्जिक और इमोशनल नोट पर खत्म होता है। तो भाई, पिछले चैप्टर में कैप का केस तो सॉल्व हो गया था, लेकिन कहानी भी खत्म नहीं हुई है। इस चैप्टर की शुरुआत होती है संडे मॉर्निंग से। क्लेन अपना ब्रेकफास्ट खत्म करके बैठाई कि उसे दरवाजे की घंटी सुनाई देती है, जैसा उस पे किया था। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट था। दरवाजे पर सिर्फ रिपोर्टर माइक जोसेफ नहीं था, बल्कि उसके साथ डॉक्टर एरन भी आए थे। और डॉक्टर एरन ने आते ही बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे की बात की। शेरलॉक, मुझे कल रात फिर से वही डरावना सपना आया। मुझे नहीं लगता कि ये नॉर्मल है। अब सोचो, वहाँ रिपोर्टर माइक भी खड़ा है। लेकिन डॉक्टर एरन इतने परेशान थे, उन्होंने कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं की। इतना कहकर उन्होंने अपने वॉलेट से एक पेपर से बना क्रेन निकाला और क्लेन को दिखाया। वो पूछते हैं, तुम्हें लगता है कि प्रॉब्लम इस चीज़ में है? जब से ये मुझे मिला है और मैंने इसे अपने पास रखना शुरू किया है, तभी से मुझे बुरे सपने आ रहे हैं। अब जैसे ही क्लेन ने उस पेपर क्रेन पर नज़र डाली, भाई उसका एक्सप्रेशन एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। वो तो अच्छा था कि वो एक क्लाउन रह चुका था और अपने फेशियल मसल्स पर उसका पूरा कंट्रोल था, वरना वो वहीं पर जोर से हंस पड़ता। उसके दिमाग में पहला थॉट क्या आया पता है? अरे यार, ये पेपर क्रेन तो मेरे बनाए हुए क्रेन से भी ज्यादा बदसूरत है। मतलब सीरियसली, उसे लगा कि क्या खराब हैंडीक्राफ्ट स्किल्स नाइट्रॉक्स का कोई ट्रेडिशन है क्या? अब सिचुएशन ये थी कि नाइटहॉक्स ने क्लेन की दी हुई इन्फॉर्मेशन पर एक्शन लिया था और उन्होंने डॉक्टर एरन के वॉलेट से उस श्रापित क्रेन को बदलने की कोशिश की थी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिस क्रेन को वो असली समझकर बदल रहे थे, वो खुद भी एक नकली क्रेन था जिसे क्लेन ने ग्रे फॉग के ऊपर बनाया था। तो बेसिकली नाइटहॉक्स ने नकली क्रेन को अपने एक और नकली क्रेन से बदल दिया। मतलब डबल डबल खेल हो गया। इस बात पर क्लेन को अंदर ही अंदर इतनी खुशी हो रही थी कि बस पूछो मत। अपने पुराने साथियों को ट्रोल करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था। खैर, वो सीरियस चेहरा बनाकर डॉक्टर एरन को सलाह देता, हो सकता है मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फिर से चर्च जाएं और उसी बिशप से बात करें। हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। और ये बोलते हुए अपने सीने पर एक पवित्र निशान भी बनाता है, एकदम सच्चे भक्त की तरह। अब मजे की बात यह है कि क्लेन ने ये सब जानबूझकर किया क्योंकि उसने ग्रे फॉग पर डिवाइनेशन करके देख लिया था कि पेपर क्रेन बदलने से कोई खतरा नहीं है। वो तो बस इमेजिन कर रहा था कि जब नाइक देखेंगे कि उनका बनाया हुआ बदसूरत सा क्रेन वापस उनके पास आ गया है तो उनका रिएक्शन क्या होगा। इसके बाद क्लेन और रिपोर्टर माइक ईस्ट बोरो के लिए निकलते हैं उन बचाई गई लड़कियों का इंटरव्यू लेने। और भाई, यहाँ आकर कहानी का मूड एकदम से सीरियस और हैवी हो जाता है। 1 पाउंड इंटरव्यू फीस के तौर पर दिए जा रहे थे, जो उन गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी रकम थी, इसलिए किसी ने भी मना नहीं किया। इस इंटरव्यू में 2 चीज़ों पर फोकस था, पहला कैपी के गुनाह और दूसरा उन लड़कियों की आज की हालत। और उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। डेजी जैसी लड़कियां जिन्हें घर वापस जाकर काम मिल गया था, वो तो लकी थीं, लेकिन ऐसी सिर्फ 1/3 लड़कियां ही थीं। बाकी की 2/3 लड़कियों को जिंदा रहने के लिए अभी भी स्ट्रगल करना पड़ रहा था और उनमें से कुछ तो पेट भरने के लिए वापस उसी प्रोस्टिट्यूशन के रास्ते पर जाने को मजबूर हो गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कभी बचाया ही नहीं गया था। ये सब देखकर माइक एकदम चुप हो गया। उसके दिल पर बहुत गहरा असर हुआ था। जब वो लोग ईस्ट बोरो से बाहर निकले तो माइक ने क्लेन का शुक्रिया अदा किया और फिर उसने एक बहुत ही कमाल की बात कही।
मैं अपनी रिपोर्ट में सरकार से अपील करना चाहूंगा कि कैपी की सारी प्रॉपर्टी जब्त करके एक फंड बनाया जाए जिससे इन लड़कियों और कैपी के दूसरे विक्टिम्स की मदद हो सके। ये सुनकर क्लेन सच में माइक से बहुत इंप्रेस हुआ और उसने दिल से तारीफ की। तुम सबसे अच्छे रिपोर्टर हो जिनसे मैं आज तक मिला हूँ। ये सीन मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। ये दिखाता है कि दुनिया में अभी भी अच्छे और आइडियलिस्टिक लोग मौजूद हैं। अब कहानी का सीन शिफ्ट होता है और हम पहुंचते हैं सिटी ऑफ सिल्वर। वहां पर हमारा सन यानी डेरिक बर्ग बहुत ज्यादा परेशान और बेचैन था। उसे लग रहा था कि उसके शहर का चीफ फॉलन क्रिएटर से करप्ट हुई एक्सप्लोरेटरी टीम की रिपोर्ट को सीरियसली नहीं ले रहा है। उसे डर था कि अगर उन लोगों को क्वारंटीन से बाहर आने दिया गया तो वो पूरे शहर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसलिए वो टैरो गैदरिंग का बेसब्री से इंतजार कर रहा था ताकि उसे मिस्टर हैंगमैन और मिस जस्टिस से कोई सलाह मिल सके। और फिर फाइनली मिस्टर फूल उसे बुलाते हैं। डेरिक बड़ी सावधानी से अपने बेड पर जाकर लेट जाता है, ये दिखाने के लिए कि वो थक कर सो रहा है। जैसे ही उसकी आत्मा ग्रे फॉग की तरफ जाती है, उसके कमरे में एक बहुत ही डरावनी चीज होती है। उसके बेड के कोने में एक काली परछाई धीरे धीरे एक इंसान का आकार लेती है। वो परछाई डेरिक को लगभग 1 मिनट तक घूरती रहती है और फिर बिना कुछ किए वापस अंधेरे में गायब हो जाती है। भाई, ये सीन तो एकदम हॉरर मूवी जैसा था। मतलब कोई डेरिक पर नजर रख रहा था और उसे पता भी नहीं चला। अब फाइनली टैरो गैदरिंग शुरू होती है। हमेशा की तरह सब एक दूसरे को ग्रीट कर गुड आफ्टरनून मिस्टर फूल। और यहाँ पर हमें मिस जस्टिस यानी ऑड्रे की स्पेक्टेटर पावर्स का कमाल देखने को मिलता है। वो एक ही नज़र में सबके इमोशंस और हालत को भांप लेती है। उसे महसूस होता है कि सन बहुत बेचैन है, मैजिशियन किसी बात को लेकर डरी हुई और क्यूरियस है, और हैंग्ड काफ़ी अच्छे मूड में है। शायद उसने अपना पोषण डाइजेस्ट कर लिया है। और मिस्टर वर्ल्ड यानी क्लेन का पपेट हमेशा की तरह एकदम शांत और अनरीडेबल था, जो स्पेक्टेटर पाथवे के लिए एक बुरे सपने जैसा था। गैदरिंग शुरू होते ही हैं यानी एल्गर कहता है, आदरणीय मिस्टर फूल, मुझे रोजेल की डायरी के 3 नेज मिले। और ये सुनते ही सब लोग अलर्ट हो जाते हैं, खासकर मैजिशियन फोर्स। क्लेन पूछता है, तुम इसके बदले में क्या चाहते हो? एल्गर मिस्टर फूल के हाथ के पास रखे एक कार्ड को देखते हुए कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके पास वो कौन सा कार्ड है। और इसी सस्पेंस के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। तो भारो क्लब की मीटिंग चल रही है और मिस जस्टिस यानी ऑड्रे आज बहुत ही स्मग मूड में है। उसकी आंखों में एक चमक है, जैसे उसे कोई सीक्रेट पता हो कि सबको नहीं पता। और सच तो यही था, उसे रोजेल के बारे में वो बात पता थी जो द हैंग्ड मैन जानना चाहता था। वो बड़ी खुशी खुशी अपनी नज़रें इधर उधर घुमा रही थी और बस वेट कर रही थी कि कब द हैंग्ड मैन का रिएक्शन देखने को मिलेगा। इसी बीच द मैजिशियन यानी फॉर्स के दिमाग में बत्ती जलती है। वो रियलाइज करती है कि रोजेल की डायरी इतनी वैल्यूएबल है कि उसके बदले मिस्टर फूल से डायरेक्ट आंसर्स या आइटम्स भी मिल सकते हैं। ये सोचते ही उसका चेहरा उतर जाता है, क्योंकि उसे याद आता है कि उसके पास जो भी डायरीज थीं वो सब उसके डॉग ने फाड़ दी थीं। सोचो जरा वो फ्रस्ट्रेशन, मतलब इतना बड़ा खजाना हाथ से निकल गया एक कुत्ते की वजह से। फॉर्स बेचारी मन ही मन सोचती हैं, मुझे कुत्तों से नफरत है। मतलब यहाँ एक तरफ लोग डायरी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं और दूसरी तरफ उसका डॉग उसे चबा गया। खैर, अब आते हैं इवेंट पे। द हैंग्ड मैन यानी एल्गर, जिसका कैरेक्टर हमेशा से बहुत सीरियस और कैलकुलेटेड रहा है, वो फाइनली अपना सवाल पूछता है। उसे जानना था कि एम्परर रोजिल आखिर में बने क्या थे, एक गॉड या कुछ और। ये एक बहुत बड़ा मिस्ट्री था पूरी दुनिया के लिए, और आज उसे इसका जवाब मिलने वाला था। क्लेन यानी मिस्टर फूल, जो ये सब देख रहे थे, वो मुस्कुराए और बोले शेर, लेकिन उन्होंने एक ऑप्शन दिया जो सिचुएशन को और इंटरेस्टिंग बना देता है। वो पूछते हैं, क्या तुम चाहते हो कि सब सिर्फ तुम अकेले जानना चाहते हो? और एल्गर अपने नेचर के हिसाब से बिना एक सेकंड सोचे कहता है, सिर्फ मैं। अब इससे मिस जस्टिस का दिल टूट जाता है। वो तो बेचारी कब से वेट कर रही थी कि द हैंग्ड मैन का शॉकिंग एक्सप्रेशन देखेगी, उसके होश उड़ते हुए देखेगी। लेकिन इस हैंग्ड मैन ने उसकी सारी खुशी छीन ली। बेचारी मन में कंप्लेन करती है, पर वो जानती थी कि उसकी रिक्वेस्ट बिल्कुल फेयर है। अब सीन यह है कि क्लेन बाकी मेंबर्स के सेंसेस को ब्लॉक कर देता है ताकि और कुछ देख या सुन ना सके। और फिर वो एल्गर के सामने एक कार्ड पलटता है। ये कोई नॉर्मल टैरो कार्ड नहीं था, ये थी एक कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी। उस पे रोजेल की इमेज थी, ब्लैक आर्मर, क्राउन, पूरा रॉयल लुक, और कार्ड पे साफ साफ लिखा था सीक्वेंस 0 ब्लैक एम्परर। भाई, ये ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया को हिला सकती है। एल्गर का दिमाग सुन्न हो जाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सीक्वेंस 0 का मतलब है अ ट्रू गॉड, और ब्लैक एम्परर ये लॉयर पाथवे का फाइनल फॉर्म है, गॉडहुड का रास्ता। अब एल्गर को सब क्लियर हो जाता है। मिस्टर फुल इतने टाइम से रोजेल की डायरी क्यों कलेक्ट कर रहे थे? उनका टारगेट यही कार्ड्स ऑफ ब्लास्फेमी थे। उसकी आंखों में शौक, खुशी, अब एक्साइटमेंट था। और इस एक मोमेंट में द हैंग्ड मैन का टैरो क्लब को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। पहले वो इसे सिर्फ इंफॉर्मेशन और आइटम्स एक्सचेंज करने की एक जगह समझता था, लेकिन अब उसे दिख रहा था कि इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। अगर मिस्टर फूल ने सारे कार्ड्स कलेक्ट कर लिए तो टैरो क्लब दुनिया की सबसे पावरफुल सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है। उसका फ्यूचर अब अचानक से बहुत ब्राइट लगने लगा था। जैसे ही क्लेन आइसोलेशन हटाता है, ऑड्रे फौरन हैंगमैन की तरफ देखती है और उसे एल्गर के चेहरे पर बचे हुए शौक, खुशी और एक्साइटमेंट को देखकर बड़ी तसल्ली मिलती है।
पूरी तरह से तो नहीं, पर थोड़ा तो रिएक्शन देखने को मिला। इसके बाद एल्गर मिस्टर फूल को रोजेल की डायरी के 3 पेजेस देता है। अब क्लेन डायरी पढ़ना शुरू करता है। पहली है 15 मार्च की। यंग रोजेल लिखता है कि उसे एक घोस्ट शिप मिली है, डार्क किंग नाम की, और उसमें एक ट्रेजर मैप भी मिला है। अब ये बंदा फुल जोश में है और एक लंबी सी वॉयज पे जाने का प्लान बना रहा है। उसका लॉजिक ये है कि ये दुनिया एक प्लैनेट है, तो सिर्फ नॉर्दर्न और सदर्न कॉन्टिनेंट ही नहीं होने चाहिए। वो एक नया कॉन्टिनेंट ढूंढने निकला है, द वेस्टर्न कॉन्टिनेंट, और खुद को बड़ा कूल सा नाम देता है, रोजेल कोलंबस मैगलन गुस्ताव। क्लेन ये पढ़कर सोचता है, यार ये बंदा जवानी में कितना रेकलेस था, एक अनजान मैप के भरोसे समुद्र में कूद रहा है। अब आती है दूसरी एंट्री 18 अप्रैल की। रोजेल को उसी घोस्ट शिप की एक किताब में वेस्टर्न कॉन्टिनेंट का जिक्र मिलता है। उसको कन्फर्मेशन मिल जाता है कि ऐसी जगह सच में है जो शायद एल्व्स का होमलैंड थी। फिर वो आगे सोचता है कि अगर फॉक्सी के एंड में वेस्टर्न कॉन्टिनेंट है तो सोनियासी के एंड में क्या होगा, क्या वहाँ ईस्टर्न कॉन्टिनेंट है। और यहाँ रोजेल एक माइंड ब्लोइंग गेस मारता है कि शायद ईस्टर्न कॉन्टिनेंट ही फोरसेकन लैंड ऑफ गॉड है। क्लेन को ये पढ़कर द हैंगमैन की बात याद आती है कि ऑरोरा ऑर्डर भी सोनियासी में ट्रू क्रिएटर का होली रेसिडेंस ढूंढ रहे हैं। मतलब रोजेल का गेस और प्रेजेंट डे इवेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं। इस दुनिया में बहुत सीक्रेट्स हैं भाई। अब आती है सबसे क्रूशियल एंट्री 21 अप्रैल। सिर्फ एक लाई लिखी है, आई सॉ द अबिस, मतलब मैंने खाई देखी। अबिस, ये सुनते ही क्लेन के होश उड़ जाते हैं। मिस्टिसिज्म में अबिस का मतलब होता है सोर्स ऑफ ऑल इविल, ऐसी जगह जहां गॉड्स भी करप्ट हो सकते हैं। क्या रोजेल ने सच में वो अबिस देख लिया था? क्लेन एक्साइटमेंट में अगला पेज पलटता है और वहां जो लिखा था उससे उसका सिर घूम जाता है। वहां पे बस रैंडम टूटे फूटे वर्ड्स लिखे थे जिनका कोई मतलब नहीं निकल रहा था, जैसे आप फक हंग्री प्लीज पीपल इन मैनर। क्लेन को समझ आते देर नहीं लगती, ये पेज नकली है। किसी ने रोजेल के सिंबल्स को कॉपी कर बस कुछ भी लिख दिया है। सोचो वो फ्रस्ट्रेशन। स्टोरी के सबसे क्रिटिकल मोमेंट पे पता चला कि एपिसोड ही फिलर था। क्लेन को उन जालसाजों पर बहुत गुस्सा आता है जो ऐसे नकली डायरी पेजेस बनाते। बेचारा क्लेन इतना फ्रस्ट्रेटेड था जैसे किसी ने उसके फेवरेट शो का सीज फिनाले कैंसिल कर दिया हो। खैर वो खुद को शांत करता है, डायरी पेजेस को गायबता है और करता है और यू कैन बिगिन। और इसके साथ ही मीटिंग आगे बढ़ती है और द हैंगमैन अपना अगला सवाल दसन से पूछता है। तो भाई टैरो क्लब की मीटिंग शुरू होती है और डेरिक यानी दसन से फॉलन क्लियर के बारे में पूछा जाता है, लेकिन हैंगमैन यानी एल्गर उससे एक्सप्लोरेटरी टीम के पुराने कैप्टन के बारे में सवाल कर लेता है। डेरिक बहुत ही सीधे साधे तरीके से जवाब देता है, वो मर चुका है। ये सुनते ही जस्टिस, हैंगमैन और मैजिशियन तीनों एक साथ शॉक हो जाते हैं। मतलब किसी ने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। वो बंदा दशकों से बिना किसी प्रॉब्लम के कैद में था और जैसे ही टैरो क्लब ने उसके बारे में डिस्क किया वो मर गया। ये तो बहुत ही अजीब इत्तेफाक था। उस मोमेंट पर मिस्टर फूल के अलावा सिर्फ द वर्ल्ड ही था जो एकदम शांत और अपने नॉर्मल स्टेट में था। डेरिक अपनी बात आगे बढ़ाता है। हाँ, जब मैं सिटी ऑफ सिल्वर वापस गया तो मैंने मिस्टर हैंगमैन के सजेशन के हिसाब से उस फॉर्मर कैप्टन से और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी वो अचानक मेरे ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया और मुझसे पूछा, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? भाई ये सुनते ही ऑड्रे यानी जस्टिस की तो सांस ही अटक गई। सोचो डेरिक कहानी सुनाने में इतना अच्छा नहीं है, फिर भी उसके सिंपल शब्दों में इतना हॉरर था जैसे कोई डरावनी नॉवेल पढ़ रहे हों। ऐसा लगा जैसे उसके पीछे भी कोई खड़ा होकर पूछ रहा है, क्या तुम मुझे? फोर्ब्स यानी मैजिशियन तो डरी हुई भी थी और एक्साइटेड भी। उसे ऐसा लगा जैसे वो बचपन में अपनी माँ से भूत की कहानी सुन रही हो। ये सीन तो एक बेस्ट सेलिंग नॉवेल में लिखा जा सकता है। एक राइटर होने के नाते उसकी प्रोफेशनल इंस्टिंक्ट्स जाग गई थीं। लेकिन हैंग्ड जो हमेशा की तरह एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल है, वो सीधा मुद्दे पर आता है। वो पूछता है, तुम्हारे सिटी ऑफ सिल्वर के जेल में रैम्पेजर्स को रोकने के लिए कोई सील्स या बैरियर नहीं है क्या? मुझे याद है तुमने बताया था कि उसके सेंटर में कोई पावरफुल और मिस्टीरियस आइटम है। डेरिक जवाब देता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो मेरे कमरे तक कैसे और क्यों आया। उसने अपना कंट्रोल पूरी तरह खो दिया था। उसका सिर बीच से फट गया था और उसमें से लिक्विड बह रहा था। उसकी बॉडी पर बहुत सारे क्रैक्स थे और हर क्रैक एक मुंह की तरह था। ये डिस्क्रिप्शन सुनकर तो किसी की भी हालत खराब हो जाए। फोर्ब्स फौरन पूछती है, तो तुम बचे कैसे? तुम उसके जबड़ा से कैसे नहीं? ये सवाल ऑड्रे के मन में भी था, लेकिन हैंग्ड का रिएक्शन बिल्कुल अलग था। उसका दिमाग अलग ही लेवल पर चल रहा था। वो गहरी सोच में बोलता है, तुम्हें जो बस कंट्रोल खोने के साइन दिखा रहा है उसे इतने खतरनाक आदमी के बगल में रखना कोई सेंस नहीं बनाता। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे सिल्वर के बड़े लोगों ने यानी 6 मेंबर काउंसिल ने जानबूझकर तुम्हें उसके साथ इंटरेक्ट करने दिया। वो चाहते कि तुम देखकर उसमें कोई बदलाव आए और उससे कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो बताओ तुम्हें किस एल्डर ने बचाया? भाई ये सुनकर डेरिक का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे लगा जैसे मिस्टर हैंग्डमैन ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा हो। सिर्फ मेरे डिस्क्रिप्शन से उन्होंने पूरी सच्चाई गेस कर ली। ये कितना अमेजिंग है। डेरिक बहुत तारीफ के साथ जवाब देता है, हाँ जैसा आपने कहा, चीफ बिल्कुल सही टाइम पर आए और उन्होंने उस मिस्टिकल आइटम का इस्तेमाल करके उस रैम्पेजर को खत्म कर दिया।
डेरिक की आंखों में रिस्पेक्ट देखकर एल्गर थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है, ये काफी ऑब्वियस केस था। अगर कोई काफी एक्सपीरियंस हो तो आसानी से ये नोटिस कर लेगा। ये सुनकर ऑड्रे फोर्ब्स दोनों को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि उन्होंने इस बारे में सोचा ही नहीं था। खैर, इसके बाद एल्गर थोड़ा फ्राउन करता है और धीरे से पूछता है, तुम कह रहे लौटने कुछ ही तुम्हार की देर बाद वो फॉर्मर कैप्टन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। वो दशकों तक ठीक था, लेकिन तुम्हारे आते ही उसने कंट्रोल खो दिया। ये सवाल पूछते हुए हैंगमैन मिस्टर फूल की तरफ देखता है, लेकिन मिस्टर फूल एकदम शांत थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर एल्गर का मन शांत हो जाता है और उसकी सारी बेचैनी सवालों में बदल जाती है। वो सोचता है, एमन फैमिली को ब्लेसफेमर्स कहा जाता है। क्या उस आदमी ने टेरो क्लब और ग्रे फॉग के ऊपर के सीक्रेट को डिस्कवर कर लिया था और मिस्टर फूल ने उसे आसानी से खत्म कर दिया? डेरिक सीरियस होकर जवाब देता है, मैंने दो वजहें सोची थीं। एक, क्योंकि मैंने सन पाथवे चुना है और आपने बताया था कि एमन फैमिली एक पुराने सन गॉड के वंशज हैं। और दूसरी वजह ये कि उसने नोटिस कर लिया था कि मिस्टर फुल मुझे गैदरिंग के लिए खींच रहे हैं, इसलिए उसमें बदलाव आए। और बाद में कि दूसरी वजह ही सही थी। एल्गर फौरन पूछता है, कैसे प्रूव हुआ? ये सुनकर कि कोई मिस्टर फूल की पुलिंग को सेंस कर सकता है, ऑड्रे और फोर्ब्स दोनों के होश उड़ जाते हैं। ये कितना टेरिफाइंग था। लेकिन फिर वो मिस्टर फूल के शांत चेहरे को देखकर रिलैक्स हो जाती हैं। उन्हें लगता है ये मिस्टर फूल के लिए एक छोटी सी बात होगी। डेरिक सच सच सब बताता है। जब चीफ उस रैम्पेज को खत्म कर रहे थे तो मैंने एमन का एक शैडो देखा, वो वही होना चाहिए। फिर मिस्टर फूल की परमिशन से डेरिक एक लाइट स्क्रीन पर एमन की इमेज बनाता है। एक क्लासिक ब्लैक रोब, पॉइंट क्रिस्टल मोनोकल, चौड़ा माथा, पतला चेहरा, काली आंखें और काले घुंघराले बाल। डेरिक उम्मीद से पूछता है, क्या आप में से किसी ने इसे पहले देखा है? लेकिन सब अपना सिर नामे हिला देते हैं। डेरिक कहानी जारी रखता है, चीफ ने उस मिस्टिकल आइटम की मदद से एमन के शैडो को खत्म कर दिया और पीछे बस एक ट्रांसलूसेंट कीड़ा रह गया। चीफ ने मुझे बताया कि वो एमन का सिर्फ एक अवतार था। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि मुझे उसके बगल में क्यों रखा गया था, और जब उन्हें यकीन हो गया कि मैं ठीक हूँ तो उन्होंने मुझे घर जाने दिया। मैं थोड़ा डरा हुआ था कि एमन आगे क्या करेगा, इसलिए घर पहुंचते ही मिस्टर फूल से प्रेयर की। रुको, एल्गर उसे बीच में ही टोक देता है। तुम कह रहे हो कि तुमने इतना अजीब और डरावना इंसिडेंट एक्सपीरियंस किया और चीफ ने तुम्हें बस ऐसे ही घर जाने दिया, और घर पहुंचते ही तुमने सबसे पहला मिस्टर फूस प्रेयर करना किया? डेरिक कंफ्यूज होकर कहता है, हाँ, इसमें क्या गलत है? ऑड्रे को भी लगा कि डेरिक ने जो किया वो सही नहीं था, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि गलती क्या है। लेकिन फोर्ब्स ने तो अपना चेहरा ही ढक लिया। वो मन ही मन सोचती है, कितनी लापरवाही है। मैं भी पहले ऐसी ही थी और उसकी कीमत मुझे अपने ब्रेसलेट का एक स्टोन इस्तेमाल करके और फुल मून का कर्ज सहकर चुकानी पड़ी। एल्गर दोबारा मिस्टर फूल की तरफ देखता है और उनके शांत रवैये को खुद को रिलैक्स करता है। वो कहता है, उस अजीब एमन के साथ ऐसा इंटरेक्शन होने के बाद क्या तुम्हें लगता है कि चीफ बस एक मामूली जांच करके तुम्हारे बारे में पूरी तरह से श्योर हो जाएंगे? अगर ऐसा होता तो उस फॉर्मर कैप्टन को 42 साल तक कैद में नहीं रखा जाता। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से चीफ ने तुम पर नजर रखने के लिए किसी को सीक्रेटली भेजा होगा और तुमने अपनी यूनिकनेस को एक्सपोज कर दिया है। इस पर शक मत करना, अगर चीफ इतने केयरफुल नहीं होते तो तुम्हारा सिटी ऑफ सिल्वर इतने बुरे माहौल में आज तक टिक नहीं पाता। ये सुनकर डेरिक की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसे यकीन हो जाता है कि हैंगमैन सच में बहुत नॉलेजेबल है। उसे टेंशन होने लगती है, चीफ ने मेरे बारे में कुछ एबनॉर्मल नोटिस कर लिया। अब मेल्गर उसे शांत करते हुए कहता है, फिलहाल चिंता मत करो, तुम्हारे चीफ को शक होगा कि तुम पर एमन का असर हुआ है। वो टैरो क्लब के बारे में नहीं सोचेंगे। तुम्हारे पास अभी टाइम है। डेरिक थोड़ा शांत होता है और ईमानदारी से कहता है, उस वक्त मैं सच में एमन से पजश था क्या? ये सुनते ही एल्गर अपनी सीट से उछल पड़ता है, जैसे किसी हमले के लिए तैयार हो रहा हो। ऑड्रे और फोर्ब्स भी एकदम से टेंशन में आ जाती हैं। डेरिक उनकी हालत देखकर जल्दी से कहता है, मिस्टर फूल ने इसे तब डिस्कवर किया जब मैं प्रेयर। फिर वो उस सीन को दिखाता है जिसमें एमन का फैंटम एक पाइथन की तरह उसकी स्पिरिट बॉडी से लिपटा हुआ था। हैंग्ड मैन पूछता है। डेरिक जवाब देता है, बाद में मिस्टर फूल ने मुझे एक रिचुअल सिखाया जिसके जरिए उन्होंने अपने एंजेल को भेजकर एमन के अवतार को प्यूरिफाई कर दिया। एंजेल? हैंग्डमैन और ऑड्रे दोनों शौक में मिस्टर फूल की तरफ देखते हैं। मिस्टर फूल एक एंजल भेज सकते हैं? ये उनके पावर का एक बिल्कुल नया लेवल था जो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। तो भाई, पिछले चैप्टर में हमने देखा कि द सन यानी डेरिक एमन के अवतार से परेशान था। अब इस चैप्टर में आते ही वो टैरो क्लब में एक बॉम्ब फोड़ देता है। वो बताता है कि मिस्टर फूल ने उसकी हेल्प की, और कैसे कि ये सुनकर सबके होश उड़ गए। उसने बताया कि मिस्टर फूल ने अपने एक एंजेल को भेजकर एमन के अवतार को प्यूरिफाई कर दिया। एंजेल? मिस्टर फूल का एक एंजेल? ये सुनते ही टैरो क्लब में एकदम सन्नाटा छा गया। सबसे पहले ऑड्रे यानी मिस जस्टिस, वो तो सुकदम स्टारस्ट्रक हो गई। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, एंजेल। मिस्टर फूल के पास सच में एंजेल है। ये उसके लिए एक ऐसी बात थी जैसे उसने जो हमेशा से सोचा था वो आखिरकार सच हो गया। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी और वो मन ही मन सोच रही थी कि मिस्टर फूल का एंजेल कैसा दिखता होगा।
काश वो उसे देख पाती। मतलब अब तक सब थ्योरीज थीं। अब ये डायरेक्ट कन्फर्मेशन था कि मिस्टर फूल सच में एक गॉड लेवल एंटिटी हैं, जिनके अंडर एंजल्स काम करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ फॉर्स यानी द मैजिशियन का रिएक्शन बिल्कुल उल्टा था। उसे अपना खुद का एक्सपीरियंस याद आ गया जब उसने कुछ टाइम पहले मिस्टर फूल से हेल्प मांगी थी। तो उसने एक 12 विंग्ड आर्कएंजल को देखा था जो उसके स्पिरिट बॉडी को प्रोटेक्ट करने आया था। उस वक्त तो उसे लगा था कि शायद ये कोई इल्यूजन है, लेकिन अब उसे समझ आया कि वो मजाक नहीं था, वो सच में एक एंजेल था। और उसके दिमाग में वो पुरानी कहावत स्ट्राइक की डू नॉट लुक डायरेक्टली एट गॉड पहले ये उसके लिए बस एक लाइन थी, लेकिन अब उसे इसका असली मतलब और उसका डर महसूस हो रहा था। उसे मिस्टर फूल की तरह देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। सिंपल वर्ड्स में कहें तो उसकी हालत खराब हो गई थी। और फिर आते हैं अपने हैंगमैन यानी एल्गर भाई। ये बंदा हमेशा सिचुएशन को एनालाइज करता है। वो डरा भी, एक्साइट भी हुआ, लेकिन उसका दिमाग फौरन डिटेल्स में चला गया। वो सोचने लगा, मिस्टर फूल ने एंजेल को डायरेक्ट नहीं भेजा, उन्होंने दसन को एक रिचुअल सिखाया। इसका क्या मतलब है? उसने अंदाजा लगाया कि शायद मिस्टर फूल अभी भी किसी तरह की सील में है और रियल वर्ल्ड को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, या फिर शायद फॉरसेकन लैंड ऑफ गॉड की वजह से ऐसा करना पड़ा हो। मतलब ये बंदा खतरे में भी अपॉर्चुनिटी इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहा था। टिपिकल एल्गर। और इन सबके बीच ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे अपने मिस्टर फूल यानी क्लेन। अंदर से तो वो हंस रहा था, यार मैं तो बस एक्टिंग कर रहा हूँ और इन लोगों ने तो मुझे सच में भगवान मान लिया है। उसने सोचा कि पहले भी तो ये लोग मुझे गॉड की तरह ट्रीट कर रहे थे, अब एंजेल का सुनकर इतना शॉक क्यों हो गए। फिर उसे रियलाइज हुआ कि इनडायरेक्ट एविडेंस और डायरेक्ट प्रूफ में ज़मीन आसमान फर्क होता है। उसके दिमाग में एक फनी सा आइडिया भी आया कि अगर फ्यूचर में कोई नया मेंबर उस पर डाउट करेगा तो वो द वर्ड से उसे मरवा देगा और फिर एक नया द वर्ड बना लेगा। मतलब बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल चेक करो। खैर इन सब रिएक्शंस के बाद डेरिक अपने मेन पॉइंट पर आया। उसने बताया कि एमन के अवतार के प्यूरिफाई होने के बाद उसने एक अजीब सा कीड़ा उगला, एक ट्रांसलूसेंट वर्म जिसके ऊपर 12 ट्रांसपेरेंट रिंग्स बने हुए थे। ऑड्रे और फॉर्स को कोई आइडिया नहीं था कि ये क्या है। तब एल्गर ने अपना नॉलेज दिखाया। उसने बताया कि लेजेंड्स में इस तरह के कीड़े को वर्म ऑफ टाइम कहते हैं और ये शायद एमन के अवतार के लिए एक वेसल यानी बॉडी की तरह काम करता है। जब सबकी नज़र मिस्टर फूल पर गई तो उन्होंने बड़े ही शांत और रहस्यमयी अंदाज में कहा, ये कुछ खास रिचुअल्स का मेन मटेरियल है। सिंपल वेग लेकिन सुनने में कितना प्रोफाउंड लगता है। ये क्लासिक फूल मूव था जिससे उनकी इमेज और भी पावरफुल बन गई। इसके बाद डेरिक ने अपनी असली प्रॉब्लम बताई जो सिटी ऑफ सिल्वर से जुड़ी थी। उसने बताया कि उनकी एक्सप्लोरेशन टीम जो फॉलन क्रिएटर के टूटे हुए टेम्पल की खोज में गई थी वो वापस आ गई है, लेकिन टीम के मेंबर्स खासकर उनकी लीडर शेफर्ड एल्डर लोविया बहुत बदल गए हैं। वो पहले जैसे नहीं रहे, उनके बिहेवियर में एक अजीब सा भारीपन आ गया है। एल्गर ने बिना एक सेकंड सोचे सीधा बोल दिया, उन्हें ट्रू क्रिएटर ने करप्ट कर दिया है। डेरिक परेशान था कि सिटी के चीफ उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रहे। उल्टा उन्हें लग रहा है कि डेरिक पर अभी भी यमन का साया है और वो सिटी के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। और यहाँ पर द हैंग्ड मैन ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। भाई इस बंदे का दिमाग चलता नहीं दौड़ता है। उसने डेरिक को एक ब्रिलियंट प्लान बताया जिससे वो खुद पर से शक भी हटा सकता था और असली दुश्मन को भी कर सकता था। प्लान ये था, पहला, किसी एक करप्टेड टीम मेंबर को उकसाओ ताकि वो सबके सामने अपनी असलियत दिखा दे। दूसरा, जब झगड़ा हो तो ऐसे एक्ट करो जैसे तुम्हारा दिमाग ब्लैंक हो गया है और तुम्हें कुछ याद नहीं। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, सबके सामने वो वर्म ऑफ टाइम दे दो और कहो कि तुम्हें बस ट्रू क्रिएटर का नाम सुनाई दिया और फिर तुमने ये कीड़ा उगल दिया। इस प्लान से होगा ये कि सिटी के एल्डर्स सोचेंगे कि एमन की बची खुची पावर और ट्रू क्रिएटर की करप्शन पावर आपस में टकराई और एक दूसरे को खत्म कर दिया। इससे डेरिक पर से शक पूरी तरह हट जाएगा और उन्हें ट्रू क्रिएटर के खतरे का भी एहसास हो जाए क्या प्लान था। ऑड्रे भी सोचने लगी कि मिस्टर हैंग्डमैन इन सब चीज़ों में इतने एक्सपर्ट कैसे हैं। डेरिक तो प्लान सुनकर बहुत खुश हो गया, लेकिन उसने फौरन एक और सवाल पूछा, मैं उस टीम मेंबर को अपनी असलियत दिखाने के लिए उकसाऊंगा कैसे? एल्गर कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो गया और फिर बोला, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम्हारे पास ट्रू क्रिएटर से रिलेटेड कोई आइटम हो तो काम बन सकता है। और जैसे ही उसने ये कहा, वो शैरो क्लब के सभी मेंबर्स की नज़रें एक साथ लॉन्ग ब्रॉन्ज टेबल के एंड पर बैठे मिस्टर फूल की तरफ घूम गईं। बॉल वापस मिस्टर फूल के कोर्ट में आ गई थी और चैप्टर यहीं खत्म हो गया। तो भाई, कहानी के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि लिटिल सन डेरिक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। उसकी एक्सप्लोरेशन टीम के कुछ मेंबर्स ट्रू क्रिएटर के मेंटल करप्शन का शिकार हो गए हैं और अब हमें पहचानना नामुमकिन हो गया है। ये एक टाइम बम जैसा था जो कभी भी फट सकता था और पूरी सिटी ऑफ सिल्वर को खतरे में डाल सकता था। तो जैसे ही डेरिक ने अपनी प्रॉब्लम बताई, जस्टिस ऑड्रे ने तुरंत मिस्टर फूल की तरफ देखा। उसे पूरा यकीन था कि मिस्टर फूल के पास इसका कोई ना सॉल्यूशन जरूर होगा। और उसका सोचना भी गलत नहीं था, क्योंकि सबको पता था, खासकर लेनवस वाले इंसिडेंट के बाद, कि मिस्टर फूल और ट्रू क्रिएटर के बीच 36 का आंकड़ा है। तो ये तो बहुत नॉर्मल था कि मिस्टर फूल के पास ट्रू क्रिएटर से जुड़ा कोई आइटम हो। क्लेन, जो मिस्टर फूल बना बैठा था, वो मन ही मन सोच रहा था, लॉजिकली मिस जस्टिस बिल्कुल सही सोच रही हैं। उसने कई बार ट्रू क्रिएटर के प्लान्स को फेल किया था
और उसके पास सच में एक ऐसा आइटम था जो डेरिक की मदद कर सकता था। मैरियोनेटिस्ट रोजा को कॉल ब्लैक आई। अब सवाल ये था कि मदद कैसे की जाए। क्लेन किसी भी हाल में लिटिल सन या सिटी ऑफ सिल्वर को छोड़ना नहीं चाहता था। वहां की दुनिया में ऐसे मॉन्स्टर्स और मटेरियल्स थे जो बाहर कहीं नहीं मिलते थे। और सबसे ज़रूरी बात, उनके पास कैटेक्लिज्म से पहले की सच्ची हिस्ट्री और सीक्रेट्स थे जो किसी भी गॉड या चर्च ने बदले नहीं थे। ये नॉलेज क्लेन के लिए सोने से भी ज्यादा कीमती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मिस्टर फूल बनकर वो सीधे सीधे मदद नहीं कर सकता था। अगर एक गॉड लेवल की हस्ती किसी से कहे, मैं तुम्हें ये चीज़ उधार दे रहा हूँ, पैसे बाद में दे देना या इसे खोना मत वरना कीमत चुकानी पड़ेगी, तो उसकी पूरी इमेज खराब हो जाती। गॉड्स ऐसे छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं करते, या कम से कम ऐसा दिखाते हैं। तो जब ऑड्रे और बाकी सब उम्मीद से मिस्टर फूल की तरफ देख रहे थे, सीन में एंट्री हुई द वर्ल्ड की। क्लेन ने तुरंत अपना दूसरा कैरेक्टर एक्टिवेट किया और अपनी रफ आवाज में बोला, मेरे पास एक आइटम है जिसमें ट्रू क्रिएटर का मेंटल करप्शन है। ये सुनते ही हैंग्ड मैन एल्गर ने तुरंत दिमाग लगाया और कहा, हाँ ये काम कर सकता है। उसने समझाया कि जैसे ही वो करप्टेड मेंबर्स ट्रू क्रिएटर के मेंटल इम्प्रिंट को सेंस करेंगे, वो तुरंत म्यूटेट हो जाएंगे और उनकी असली पहचान सामने आ जाएगी। अब द वर्ल्ड ने डेरिक की तरफ देखा और एक खुरदरी हैसी के साथ पूछा, बच्चे तुम्हें ये आइटम उधार दे सकता हूँ, पर तुम कीमत में क्या दोगे? ये सुनकर डेरिक की आंखों में एक उम्मीद की किरण जागी। उसे पिछली गैदरिंग्स याद आईं और उसने तुरंत कहा, मैं आपके लिए ह्यूमन स्किन शैडो के कैरेक्टरिस्टिक्स या थाउंड फेज हंटर का म्यूटेटेड पिट्यूटरी ग्लैंड और खून ढूंढ सकता हूँ। उसने ये भी ऑफर किया कि वो एक रैपेजर के छोड़े हुए आइटम से मेंटल करप्शन हटाने का तरीका भी ढूंढ सकता है। उसने कहा जो भी पहले मिलेगा वो पेमेंट के तौर पर आपका होगा। उस वक्त डेरिक ये नहीं सोच रहा था कि डील बराबर की है या नहीं। उसे पता था कि द वर्ल्ड उससे कोई भी बड़ी कीमत मांग सकता था और वो देने के तैयार था। इसलिए उसने खुद ही आगे बढ़कर अपनी सिंसियरिटी दिखाया। द वर्ल्ड ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं मिस्टर फूल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसे तुम तक पहुंचा दें। इतना कहकर क्लेन ने ऑल ब्लैक की इमेज दिखाई और वार्निंग भी दी, ये सीक्वेंस 5 बियॉन्डर के बराबर है। अगर तुमने इसे खोगी तो तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी और काम खत्म होते ही इसे तुरंत वापस करना होगा। ये वो बातें थी जो क्लेन मिस्टर फूल बनकर कभी नहीं कह सकता था, लेकिन द वर्ल्ड के कैरेक्टर के लिए परफेक्ट था। यहाँ क्लेन ने एक और फ्यूचर रिस्क के बारे में सोचा। अगर फ्यूचर में कोई ऐसा नया मेंबर आया जो उसे असल दुनिया से जानता हो, तो वो इन आइटम्स के जरिए उसे पहचान सकता है। इसलिए ये दिखाना कि शर्लॉक मोरियार्टी द वर्ल्ड है ज्यादा सेफ था बजाय इसके कि वो द फूल है। क्लेन ने मन ही मन सोचा, जब आपकी ताकत आपके स्टेटस से मैच नहीं करती तो हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। खैर, जब ड्रिक ने कहा कि मिस्टर फूल ने इस डील पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो उसने राहत की सांस ली और सारी शर्तें मान ली। लेकिन प्लान अभी अधूरा था। यहाँ पर मिस्टर हैंग्ड मैन ने एक बार फिर अपना एक्सपीरियंस दिखाया। उसने डेरिक को समझाया, इतने खुश मत हो, यानी से काम करना होगा। एल्गर ने पूरा प्लान बना कर दिया। पहले तो सही समय चुनो जब सिर्फ एक ही सस्पेक्टेड मेंबर अकेला हो और तुम्हारे साथ सिटी ऑफ सिल्वर के कई लोग हों। दूसरा, उस आइटम को पहले से ही एक स्पिरिचुअलिटी की दीवार से सील करके रखना ताकि कोई उसे नोटिस ना कर पाए। और सबसे जरूरी, काम होने के बाद उस आइटम को कैसे छुपाना है ये भी सोच लो। अगर 6 मेंबर काउंसिल को ये मिल गया तो तुम पर से शक कभी नहीं हटेगा। एल्गर मन ही मन सोच रहा था, अगर ये भोला भाला लड़का मर गया तो मुझे फोर्सेकन लैंड गॉड की जान कहाँ से मिलेगी। तो उसकी मदद के पीछे उसका अपना फायदा भी था। डेरिक ने एल्गर और बाकी सभी मेंबर्स का दिल से शुक्रिया अदा किया। अब जब लिटिल सन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो द मैजिशियन फोर्स को एक आइडिया आया। उसने कहा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अप्रेंटिस पाथवे किस फैमिली से जुड़ा है। और पेमेंट के तौर पर उसने अपनी एक मिस्टिसिज्म नोटबुक साइट्स इन द स्पिरिट वर्ल्ड का एक चैप्टर ऑफर किया। उसने बताया कि ये बुक एक ड्रीमर की बकवास लगती है, लेकिन स्पिरिट वर्ल्ड में जाने के बाद उसे एहसास हो कि इसमें लिखी कई बातें सच। साइट्स इन द स्पिरिट वर्ल्ड, ये नाम सुनते ही क्लेन का इंटरेस्ट जाग गया। इससे पहले कि हैंग्ड मैन कुछ बोलता, क्लेन ने द वर्ल्ड के तुरंत जवाब दिया, मुझे इसका जवाब पता है और मैं तुम्हें कुछ जानकारी फ्री में भी दे सकता हूँ। क्लेन मन ही मन हैसा, कंपटीशन का जमाना है, फ्री गिफ्ट्स तो देने ही पड़ते हैं। फोर्स ये सुनकर बहुत खुश हो गई। उसे लगा कि टैरो क्लब सच में बाकी बियॉन्डर सर्कल से बहुत ज्यादा एडवांस है। द वर्ल्ड ने पूछा, क्या तुम ये जवाब अकेले सुनना चाहती हो या सबके सामने? फोर्स ने कुछ सेकंड सोचा और फिर सबको हैरान करते हुए कहा, यही बता दीजिए। उसका लॉजिक था कि अगर द वर्ल्ड ने कुछ अधूरा बताया तो शायद कोई और उसे पूरा कर सके। द वर्ल्ड ने बताना शुरू किया। फोर्थ एपोक में अप्रेंटिस पाथवे अब्राहम फैमिली के पास था। बाद में ये उनके सहयोगी तमारा फैमिली तक भी फैल गया। आज के फिफ्थ एपोक में थियोसॉफी ऑर्डर के पास भी ये फॉर्मूला है और माना जाता है कि उनका इन दोनों फैमिलीज से कोई कनेक्शन है। और फिर क्लेन ने सबसे जरूरी बात बताई। कहा जाता है कि अब्राहम फैमिली पर एक ब्लड लाइन कर्स है, जिसकी वजह से उन्हें खतरे से बच के लिए अलग अलग छिपकर रहना पड़ता है। ब्लड लाइन कर्स, ये सुनते ही फोर्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे तुरंत अपनी टीचर मिसेज ओलिसा और मिस्टर लॉरेंस याद आए जो अब्राहम फैमिली से थे। उसे याद आया कि टीचर ने कहा था कि ये कर्स सिर्फ फैमिली मेंबर्स पर असर करता है।
लेकिन उसने तो उनका ब्रेसलेट इस्तेमाल किया था। ये सोचते ही उसके दिल में एक बार फिर पछतावे की लहर दौड़ गई। ये जानकारी हैंगमैन और जस्टिस के लिए भी नहीं थी। सब अपने अपने ख्यालों में खो गए। फोर्स ने गहरी सांस ली और द वर्ल्ड का शुक्रिया अदा किया। उसने वादा किया कि वो गैदरिंग के बाद नोटबुक का पहला चैप्टर मिस्टर फूल को सैक्रिफाइस कर देगी। मीटिंग के आखिर में जब सब अपनी सुनी सुनाई बातें शेयर कर रहे थे, जस्टिस ऑड्रे ने मुस्कुराते हुए कहा, पिछले हफ्ते बैकलैंड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस हुआ है। हीरो का नाम है हीरो बैंडिट ब्लैक एम्परर। और ये सुनते ही क्लेन के कान खड़े हो गए, क्योंकि वो हीरो कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही था। तो भाई, टैरो क्लब की मीटिंग फिर से शुरू हो गई है, ऊपर ग्रे फॉग के बीचों बीच उसी ग्रैंड पैलेस में। और इस बार की शुरुआत करती हैं मिस जस्टिस यानी ऑड्रे बैकलैंड की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। वो बताती हैं कि शहर में एक नए हीरो की बड़ी चर्चा हो रही है, जिसका नाम है हीरो बैंडिट ब्लैक एम्परर। और इस बंदे ने हाल ही में एक बहुत बड़े टाइकून कापिम को उसके ही विला में जाकर मार दिया है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ऑड्रे आगे बताती हैं कि यापिम कोई शरीफ आदमी नहीं था, बल्कि बैकलैंड का सबसे बड़ा ह्यूमन ट्रैफिकर था, जो मासूम लड़कियों को किडनैप करके बेचता था। हीरो बैंडिट ने न सिर्फ उसे मारा, बल्कि उसके बेसमेंट में बंद कई लड़कियों को बचाया भी। अब यहाँ पे आता है असली ट्विस्ट, जो सीधा टैरो क्लब से जुड़ा हुआ है। कि जब कापिम की लाश मिली तो उसकी पूरी बॉडी टैरो कार्ड्स से ढकी हुई थी, और उसके चेहरे पर खास तौर पर दो कार्ड्स रखे थे, जजमेंट और द एम्परर। ये सुनते ही द हैंग्ड मैन यानी गर, जो अब तक कैजुअली सुन रहा था, एकदम से अलर्ट हो जाता है। उसके दिमाग में घंटी बजती है वैम्पर। उसे याद आता है कि मिस्टर फूल के हाथ में जो कार्ड ऑफ ब्लेस्फेमी है, उसका नाम भी ब्लैक एम्परर ही है। वो फौरन एक नज़र मिस्टर फूल की तरह देखता है और फिर जल्दी से सिर नीचे कर लेता है। उसकी सोच ये थी कि क्या ये मिस्टर फूल के किसी ब्लेस्ट का काम है। अगर हाँ, तो ये मामला बहुत बड़ा है। उधर फोर्स, जिसको जायो से पहले इस बारे में पता चल चुका था, वो भी चुपके से द फूल को देखती है, ये जानने के लिए कि उनका क्या रिएक्शन होगा। लेकिन द फूल हमेशा की तरह उस घने ग्रे फॉग में एकदम शांत और मिस्टीरियस बने रहते हैं, कोई रिएक्शन ही नहीं देते। तो ऑर्डर अपनी बात पूरी करती है। अब एल्गर के कान खड़े हो जाते हैं जैसे ही वो ह्यूमन ट्रैफिकर शब्द सुनता है। उसे चर्च ऑफ से एक मिशन मिला हुआ था, कॉलोनियल स्लेव्स के गायब होने की जांच करना। उसे तुरंत लगता है कि ये कापिम का केस और उस कमिश्नर में जुड़े हुए हो सकते हैं। तो वो बड़ी हिम्मत और रिस्पेक्ट के साथ द फूल से पूछता है, मिस्टर फूल, क्या कापिम का उन गायब हो रहे स्लेव से कोई लेना देना है? उसको लगता है कि सिर्फ इतना बड़ा और सीक्रेट मामला ही मिस्टर फूल जैसी हस्ती का ध्यान खींच सकता है। अब क्लेन जो फूल बना बैठा है, वो भी सोचने लगता है, यार कापिम के विला में 4 बियॉन्डर्स थे, जो एक नॉर्मल टाइकून के लिए बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है कि हैंग्ड मैन सही कर रहा हो। लेकिन क्योंकि वो खुद श्योर नहीं था, उसने एक क्लासिक द फूल वाला जवाब दिया। वो हल्का सा हंसता है और कहता है, इस मामले में मेरे ब्लेस ने छोटा सा योगदान दिया है। बस इतना कहना ही काफ़ी था। ये सुनते ही ऑड्रे की आंखें चमक जाती हैं। वो मन ही मन खुश होती हैं, मुझे पता था, ये मिस्टर फूल का ही काम है। फोर्स भी सोचती है, अरे वाह, पहली बार रियल लाइफ में टैरो क्लब से जुड़ा कोई इंसिडेंट देख को मिला। और एल्गर तो उसे एक इनडायरेक्ट कन्फर्मेशन मान लेता है कि उसका शक सही था। ये कापिम कोई छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं था। अब इससे पहले कि कोई और कुछ बोल, तो यानी द फूल एक और बड़ा धमाका करता है। वो टेबल पर उंगली टैप करते हुए कैजुअली बोलता है, इस काम से मेरे ब्लेस में कैरेक्टरिस्टिक्स मिली हैं, और वो उन्हें जल्द से जल्द बेचना चाहता है। ये सुनकर सब एकदम अटेंटिव हो जाते हैं। वो आगे बताता है, एक है सीक्वेट शेरिफ और दूसरी है सीक्वेंस 7 इंटरोगेटर। अब ये सुनते ही ऑड्रे और एल्गर के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही टिक्स आर्बिटर पाथवे की हैं, और इस पाथवे को सिर्फ और सिर्फ रॉयल फैमिली, पुराने नोबल्स और मिलिट्री ही कंट्रोल करती है। इसका मतलब ये था कि कापिम जैसे ह्यूमन ट्रैफिकर के पीछे या तो रॉयल फैमिली का हाथ था या फिर मिलिट्री का कोई बड़ा आदमी। और ये बात इस पूरे केस को 1000 गुना ज़्यादा खतरनाक और कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। लेकिन इन सब के बीच एक इंसान था जिसके लिए ये खबर सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी, फॉस द मैजिशियन। उसे याद आता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड जायो शेरिफ बनने के लिए ही पैसे बचा रही हैं। वो एकदम से सीधी बैठ जाती है और एक ऐसा सवाल पूछती है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो पूछती हैं, मिस्टर फूल, ये बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? क्लेन को एक पल के लिए झटका लगता है। अरे, मैंने सोचा था ये सीधा दाम पूछेगी। लगता है मैं मैजिशियन को इस दुनिया के बेसिक लॉ के बारे में बताया ही नहीं। लेकिन इससे पहले कि क्लेन कुछ बोलता, मिस जस्टिस ऑड्रे आगे आती है। वो कहती है, मिस्टर फूल, क्या मैं इस सवाल का जवाब दे सकती हूँ? इसके बदले जो पेमेंट होगी वो मैं आपको सीधा दे दूंगी। ऑड्रे को डर था कि शायद मिस्टर फूल दोबारा ये नॉलेज शेयर न करें, इसलिए उसने अपनी दोस्त की हेल्प करने का फैसला किया। क्लेन मुस्कुराता है और कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मन ही मन वो सोचता है, मिस जस्टिस हमेशा मेरी मुश्किल आसान कर देती हैं। इसके बाद ऑड्रे फोर्स की तरफ मुड़ती है और एक बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील करती है। वो बताती हैं, बियॉन्ड वर्ल्ड में एक लॉ है, याद रखना ये एक लॉ है। एक ही पाथवे में टोटल बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा कंजर्व्ड रहती हैं। वो न कभी बढ़ती हैं कभी घटती हैं, बस एक से दूसरे में ट्रांसफर होती हैं। इसलिए जब कोई बियॉन्डर मरता है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक अलग होकर पोशन के मेन इंग्रेडिएंट के बराबर बन जाती हैं।
ये सुनते ही फॉर्स के दिमाग में जैसे बिजली कौंध जाती है, उसे सब कुछ समझ आने लगता है। तो मिसेस ओलिसा ने जो मुझे दिया था वो उनकी बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक थी। इसका मतलब है कि दूसरों की नज़र में हर बियॉन्डर एक चलता इंग्रेडिएंट है। ये सोचकर उसे बहुत डार्क फीलिंग आती है, लेकिन उसे अपनी टीचर से नफरत नहीं होती, बल्कि एक अजीब सी वार्म फीलिंग होती है। उसकी टीचर की विरासत अब हमेशा उसके साथ है। वो कन्फर्म करने के लिए पूछती है, तो शेरिफ बियॉन्डर की कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है पोशन के सारे मेन इंग्रेडिएंट्स। ऑड्रे सिर हिलाकर हाँ कहती है। अब फॉर्स को क्लैरिटी मिल चुकी थी। वो तुरंत खड़ी होती है और द फूल के सामने झुककर कहती है, मिस्टर फूल, क्या आप अपने ब्लेस से कहता है वो शेरिफ कैरेक्टरिस्टिक मेरे लिए रिजर्व करवा सकते हैं? मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, प्लीज एक हफ्ता दे दीजिए। क्लेज मुझे एकदम बेपरवाह अंदाज में कहता है, ठीक है। फॉर्स राहत की सांस लेती है और पूछती है, आपके ब्लेस्ड को कितने गोल्ड पाउंड्स चाहिए? क्लेन मन ही मन सोचता है कि मार्केट प्राइस तो 300 पाउंड्स है, लेकिन वो मुस्कुरार कहता है 600 पाउंड्स। डबल प्राइस? भाई, बिजनेस करना कोई इनसे सीखे। और प्राइस बताने के तुरंत बाद वो टॉपिक चेंज कर देता है, ये दिखाने के लिए कि उसके लिए ये छोटी मोटी डील कोई मायने नहीं रखती। वो कुछ पुराने से दिखने वाले कागज़ हमें लाता और कहता है, ये रोसेल एम्परर के कुछ सीक्रेट सिंबल्स के मीनिंग है। ये फ्री नॉलेज है ताकि तुम लोग फ्यूचर में डायरी के फेक वर्जन से बच सको। ये एक और मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि इससे सब लोग इम्प्रेस भी हो गए और फ्यूचर में क्लेन को ही फायदा होने वाला था। सब लोग ये एक्स्ट्रा नॉलेज पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। थोड़ी और बातचीत के बाद क्लेन अपनी गहरी आवाज में कहता है, आज की गैदरिंग यहीं खत्म करते हैं। सब लोग खड़े होकर झुकते हैं और कहते हैं, आपकी इच्छानुसार। और इसी के साथ लाल रोशनी गायब हो जाती है और ग्रैंड पैलेस में सिर्फ फूल अपनी कुर्सी पर अकेले रह जाते हैं।